तो स्टार्ट करते हैं एक बार। सबसे पहले जो लास्ट क्लास में किया था उसका एक रिकैप ले लेते हैं छोटा सा, एंड देन वी विल स्टार्ट विद द फर्दर थिंग्स। तो आज हम मशीन लर्निंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो या गिव मी लाइक अ सेकंड और सो। गिव मी सेकंड, ठीक है? ओके, तो एसेंशियल फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, सबसे पहले मैं ऐसे ही बता देता हूँ, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। कोड आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड, आई थिंक ग्रुप पे मैंने इन्फेंशियल स्टार्ट्स की जो कोड कोलैब वाली फाइल है वो डाल दी है या नहीं डाली है? सो आई विल डू वन थिंग कि मैं आपके ग्रुप पे अभी इन्फेंशियल स्टैट्स की जो IPYNB फाइल है, गूगल कोलैब वाली फाइल है, वो डाल देता हूँ, ठीक है? एंड जो उसका जो लास्ट के दो टॉपिक्स थे, एक तो रिग्रेशन और एक हाइपोथेसिस टेस्टिंग, उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है? कोड लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आप जो मैं फाइल डालूंगा वहां से रेफर कर सकते हो, ठीक है ना? तो द फर्स्ट टॉपिक वी डिड वाज हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ठीक है? बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है कि भाई व्हेन वी आर डूइंग हाइपोथेसिस टेस्टिंग वी हैव अ हाइपोथेसिस, ठीक है? हाइपोथेसिस का मतलब मेरे को कुछ लग रहा है, ठीक है? मैंने कुछ एनालिसिस किया, मैंने कोई इनसाइट निकाली, सो दैट इज नॉट कॉन्क्रीट प्रूफ, दैट इज नॉट फुल प्रूफ, राइट? उसको प्रूव नहीं किया गया अभी तक, मैंने सिर्फ एनालिसिस किया है और एक कुछ चीज पता लगी है मेरे को, सो दैट इज बेसिकली माय बाय डिफॉल्ट हाइपोथेसिस, ठीक है? वो मेरी एक हाइपोथेसिस है, ठीक है? अब इसको when we are talking about the machine learning, deep learning, तो the process is basically कि we are assuming something and उसको फिर हम प्रूव करने का ट्राई करते हैं, ताकि या तो मैं गलत प्रूव हो जाऊंगा या सही प्रूव हो जाऊंगा। तो either my hypothesis is right or wrong, ठीक है? इसका जो प्रोसेस है, थोड़ा सा जो थियोरेटिकल वाला पार्ट है वो एक बार बता देता हूँ मैं पहले तो, ठीक है? जब भी आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हो तो एक तो आपकी हाइपोथेसिस होती है, ठीक है? लेट्स से अभी के लिए हम वी आर अज्यूमिंग कि मैं किसी भी कॉलम टेबल के किसी कॉलम की बात कर रहा हूँ, ठीक है? न्यूमेरिकल कॉलम था एंड द मीन ऑफ दैट कॉलम इज लेट्स से 3, ठीक है? मैंने ये बोला कि इस कॉलम का जो मीन है वो 3 होना चाहिए, ठीक है? सो दिस इज माय हाइपोथेसिस। तो बेसिकली हाइपोथेसिस को अगर मैं मैथमेटिकली लिखूंगा तो इट विल बी x बार इक्वल टू 3, ठीक है? करके भी दिखाते हैं, इसमें दीजिए। तो आई वुड से कि एच नॉट मतलब माय हाइपोथेसिस इज एक्स बार, ठीक है? एक्स बार को बेसिकली मीन बोला जाता है जब भी मैं वेरिएबल के ऊपर बार लगाता हूँ, दैट इज मीन, ठीक है? इक्वल्स 3, कि भाई जो मेरा एक कॉलम है उसका मीन मैंने 3 मेरे को लग रहा है, दिस इज माय हाइपोथेसिस, ठीक है? इतनी बात समझ आई? और जब भी मैं हाइपोथेसिस बनाता हूँ तो जो मेरी हाइपोथेसिस होती है दैट इज HO। यहाँ पे जो मैंने देखा है एच नॉट, इसको आप HO, एच नॉट या नल हाइपोथेसिस कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है? तीनों चीजों में और दिस इज ट्रू, ठीक है? इसके बाद मेरे को बनानी होती है एक एंटी हाइपोथेसिस, ठीक है? एंटी हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है? मैं सिर्फ जो मेरी हाइपोथेसिस है उसको निगेट कर देता हूँ। निगेट का मतलब क्या होता है? निगेट का मतलब होता है कि उसको डिक्लाइन कर देना, उसको मना कर देना, ठीक है? जैसे अगर मैं इस वाले एग्जांपल में बात करूंगा तो एंटी हाइपोथेसिस विल बी
एक्स बार इज नॉट इक्वल टू 3। ठीक है, दिस इज निगेटिंग। अब जब भी मैं निगेट कर रहा हूं ना, तो आप इसको अपोजिट से कंफ्यूज मत करना। ठीक है, इसको अपोजिट से कंफ्यूज नहीं किया जाएगा। लेट्स से इस चीज को समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं कि मैंने कहा कि भाई एक कॉलम में जो वैल्यूज है दैट इज ट्वाइस द सम अदर कॉलम। ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली मैं क्या कहना चाहता हूं कि एक कॉलम में अगर 1 2 3 4 है, तो दूसरे में 2 4 6 8 इस तरीके से है। ठीक है, अब इसके अंदर दिस इज माय हाइपोथेसिस। तो अगर मैं एक्स और वाई के टर्म से बात करूं तो एक्स इक्वल टू 2y, राइट। अब इसकी जो अपोजिट हाइपोथेसिस होगी, ठीक है, अपोजिट क्या होगी? एंड हाँ, हाफ में सॉरी अपोजिट में दैट इज हाफ हो जाएगा। ठीक है, बट वी हैव टू निगेट इट। निगेट करेंगे तो क्या होगा? नॉट इक्वल टू। ठीक है, तो इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना कि वी आर नॉट अपोज, हम उसका अपोजिट नहीं ले रहे हैं। ठीक है, हमें उसको निगेट करना होता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे निगेट कर दिया, अब मेरे पास एच ओ और एच ए आ गया। ठीक है, अब मैं इसको टेस्ट कर लूंगा। ठीक है, जब मैं टेस्टिंग की बात करता हूं तो मेरे पास तीन तरीके के टेस्ट होते हैं। पहला होता है वन सैंपल टेस्ट, दूसरा होता है टू सैंपल टेस्ट, और तीसरा होता है ची स्क्वायर टेस्ट। अब ये कहां कहां पे यूज होते हैं, कैसे कैसे यूज होते हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप मेरी हाइपोथेसिस देखो, तो मैं अभी सिर्फ एक ही वेरिएबल की बात कर रहा हूं, एक ही कॉलम की बात कर रहा हूं। तो जब भी मैं एक ही कॉलम की बात कर रहा होता हूं तो आई डू वन सैंपल टेस्ट। ठीक है, दो या दो से ज्यादा कॉलम की जब मैं बात कर रहा होता हूं तो टू सैंपल टेस्ट। ठीक है, और जब मेरे पास जो हाइपोथेसिस है वो नॉन डिटरमिनिस्टिक है, अगर अभी मैं बात करूं तो जैसे एक्स बार इक्वल टू 3 लिया मैंने, दिस इज अ डिफाइंड फॉर्मूला, राइट, डिफाइंड मैथमेटिकल इक्वेशन है ये, राइट। अगर मैं टू सैंपल टेस्ट में बात करूं तो मैं कुछ इस तरीके से बोल सकता हूं कि भाई 2 ऑफ एक्स इक्वल्स वाई, इस तरीके से बोल सकता हूं, दिस इज ऑल्सो डिफाइंड। ठीक है, बट जब मेरे पास ना कई सारी ऐसी हाइपोथेसिस हो सकती हैं जो कि मतलब डिफाइनेबल नहीं होती, जिसको हम नॉन डिटरमिनिस्टिक बोलते हैं। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, जैसे अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो जैसे मेरे पास कोई डेटा था, उसमें मेल और फीमेल जेंडर था और बॉडी मासेस वगैरह थे। ठीक है, तो इस तरीके से था। तो इफ आई से कि बॉडी मासेस ऑफ मेल, नहीं, टाइटैनिक वाले डेटा सेट की बात करते हैं तो ज्यादा सिंपल रहेगा। टाइटैनिक वाले डेटा सेट याद है आप लोगों को, है ना? तो इफ आई से कि जो पर्सन का जेंडर है दैट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम सर्वाइवल, ठीक है, या फिर सर्वाइवल इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम जेंडर, तो मैं इसकी एक इक्वेशन फॉर्म नहीं कर सकता। डिपेंडेंस या इंडिपेंडेंस की लिए कोई सिंबल नहीं है मेरे पास, राइट। तो दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड नॉन डिटरमिनिस्टिक हाइपोथेसिस। इस तरीके की हाइपोथेसिस को जब मैं डिपेंडेंस की बात कर रहा होता हूं तो चेक करने के लिए हम यूज करते हैं ची स्क्वायर टेस्ट। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है, ठीक है। अब जो टेस्ट है ना, इसमें एक पर्टिकुलर कैटेगरी ही टेस्ट की जाती है। ठीक है, जैसे अगर मैं वन सैंपल टेस्ट की बात करूं तो मैं इसमें मीन की वैल्यू चेक करता हूं सिर्फ। ठीक है, इसमें सिर्फ मीन चेक किया जाता है। और मैं टू सैंपल टेस्ट की बात करूं तो इक्वेटिंग मतलब इक्वल है या नहीं है वो चेक किया जाता है। ठीक है, इसके अंदर इक्वलनेस चेक की जाती है कि दोनों जो वैल्यूज हैं वो इक्वल है या नहीं है। ठीक है, सॉरी। और अगर मैं चीज स्क्वायर टेस्ट की बात करूं तो चीज स्क्वायर टेस्ट के अंदर डिपेंडेंस चेक की जाती है। इसके अंदर डिपेंडेंस चेक की जाती है कि दो जो वेरिएबल की मैं बात कर रहा हूं वो एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बात समझ आइए, इतना क्लियर है? अब ठीक है, हमने टेस्ट कर लिया, टेस्ट का रिजल्ट कैसे देखें, राइट? टेस्ट का रिजल्ट कैसे देखा जाएगा? तो टेस्ट का रिजल्ट देखने के लिए जितने भी मैं वन सैंपल टेस्ट की बात करूं, टू सैंपल टेस्ट की बात करूं, ची स्क्वायर टेस्ट की बात करूं, तो मेरे को रिजल्ट में ना एक टी वैल्यू मिलती है। ठीक है, वी गेट अ टी वैल्यू। ठीक है, इसकी जो वैल्यू है वो टेक्निकली कुछ भी हो सकती है, बट ज्यादातर वो 0 से 1 के बीच में रहती है। ठीक है, वैसे तो 1 को क्रॉस भी कर सकती है, बट ज्यादातर वो 0 से 1 के बीच में रहेगी। ठीक है, देखने का तरीका क्या है कि भाई अगर जो पी वैल्यू है दैट इज स्मॉलर देन 0.05, मेरी पी वैल्यू है वो 0.05 से छोटी आती है, तो हमारी जो हाइपोथेसिस है, जो हमने सोचा है, वो गलत है और एंटी हाइपोथेसिस ठीक हो जाती है। ठीक है,
भाई ऐसे केस में हमारी जो ये होती है वो गलत हो जाती है और जो एच ए थी वो ठीक होती है। ठीक है। और अगर मेरी जो पी वैल्यू है दैट इज ग्रेटर देन 0.05 तो हमारी एच ओ ठीक हो जाती है, एच ए गलत है। ठीक है, समझ आया? इसका कोड अभी मैं जब शेयर करूंगा तो आप देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग। क्लियर? इसके बाद जो हमने नेक्स्ट पार्ट किया था दैट वाज रिग्रेशन। ठीक है, रिग्रेशन इज बेसिकली यू कैन से एक ब्रिजिंग है बिटवीन इन्फ्रेंशियल स्टैट्स एंड डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग। इन रखिएगा। आया आया। ठीक है। सो हम बात कर रहे थे रिग्रेशन के बारे में। रिग्रेशन इज बेसिकली द ब्रिज बिटवीन इन्फ्रेंशियल स्टार्ट्स एंड मशीन लर्निंग। ठीक है, अब इसके अंदर ना सिंपल सा, बहुत ज्यादा सिंपल तरीके से अगर मैं बताऊं तो बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग इज कि रिलेशन समझते हैं पहले क्या होता है। ठीक है, अब आपको सीरीज के बारे में पता है, हमारे पास नंबर की डिफरेंट डिफरेंट सीरीज होती हैं। 1 2 3 4 इज अ सीरीज, 2 5 2 4 6 8 इज अ सीरीज। ठीक है, यार मैं रैंडम नंबर ले रहा हूँ, 89 2 98 7 कुछ भी ले रहा हूँ, दैट इज अ सीरीज। राइट? कोई भी नंबर की सीरीज पे जब मैं एक ऑपरेशन परफॉर्म करता हूं, ठीक है, लेट्स से मेरे पास था 1 2 3 4, ये वाली सीरीज थी। ठीक है, इस तरीके की सीरीज थी मेरे पास ओरिजिनली, एंड सो ऑन। ठीक है, इसको मैंने ऑपरेशन परफॉर्म किया इनटू 2, so this becomes 2 4 6 8 and so on, right? So this process is basically what we call regression. इस प्रोसेस को हम रिग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, अब ये वाला प्रोसेस जो है वो मशीन लर्निंग में कैसे ट्रांसलेट होता है? मशीन लर्निंग में यूजुअली अगर आप इन दो वैल्यूज को देखो तो कैन वी से कि दीज कैन बी योर कॉलम्स। कॉलम्स के अंदर इस तरीके से नंबर्स हो सकते हैं। रिग्रेशन टेस्टिंग नहीं है, हम वो हाइपोथेसिस टेस्टिंग खत्म हो गया। अभी हम रिग्रेशन का टॉपिक पढ़ रहे हैं, रिग्रेशन क्या होता है एंड मशीन लर्निंग में कैसे यूज किया जाता है इसे। ठीक है, तो दिस प्रोसेस जब मैं एक सीरीज के ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूं टू गेट अनदर सीरीज इज कॉल्ड रिग्रेशन। ठीक है, अब ये चीज मशीन लर्निंग में कैसे यूजफुल होती है? तो अगर मेरे पास दो कॉलम्स है, ठीक है, कॉलम्स के अंदर इसी तरीके से वैल्यू होगी, हर एक में डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू होगी। अब यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बता दिया कि जरूरी नहीं है पैटर्न एग्जिस्ट करे कोई। ठीक है, पैटर्न नहीं भी एग्जिस्ट करता तब भी इट वर्क्स। ठीक है, इतनी बात समझ आई? अब व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज कि ये जो जब दो कॉलम है तो तीन वैल्यूज है। ठीक है, अगर रिजेक्शन का मैं पूरा प्रोसेस देखूं, दिस इज फर्स्ट सीरीज, द ऑपरेशन एंड द रिजल्टिंग सीरीज। ठीक है, इन तीन में से अगर मेरे पास कोई से भी दो वैल्यूज प्रेजेंट है तो मैं तीसरी वैल्यू बहुत इजीली निकाल सकता हूं। ठीक है, अब मशीन लर्निंग केस में अगर मैं बात करूं तो मेरे पास 1 और 3 मतलब दोनों सीरीज प्रेजेंट होती हैं, दो कॉलम्स। राइट? तो मैं उससे ये जो बीच की इक्वेशन है उसे निकाल सकता हूं। अगर मेरे पास ये इक्वेशन आ गई तो मेरे को इस वाली सीरीज में से कोई भी नंबर मिले मैं उसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इस वाली सीरीज का निकाल सकता हूं। यही हमारी मशीन लर्निंग होती है बेसिकली। ठीक है, दिस इज द कोर ऑफ मशीन लर्निंग। ठीक है, जो हमारी शुरुआत की एल्गोरिथम्स होती है मशीन लर्निंग के अंदर वो इसी के ऊपर डिपेंडेंट होती है। ठीक है, बात समझ आइए? कोई डाउट? ठीक है, अब इसके बाद थोड़ा सा मैथमेटिकली भी बता देता हूं एक बार। ठीक है, प्रोसेस तो यही है, ठीक है, बट इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली बात करते हैं। ठीक है, अगर आपने मैथ्स वगैरह थोड़ी बहुत पढ़ी है तो आपको पता होगा कि व्हेन यू आर ड्राइंग अ लाइन, कोई भी एक लाइन में बनाता हूं अगर, ठीक है, तो एरिया अंडर द कर्व निकालने के लिए वी हैव अ इक्वेशन, मतलब किसी भी पॉइंट का, सॉरी, इस लाइन का एक्स और वाई में रिलेशन निकालने के लिए वी हैव अ इक्वेशन कॉल्ड y इज इक्वल टू mx प्लस c। ये कहीं ना कहीं पे आपने देखी होगी इक्वेशन। ठीक है, इसी तरीके की इक्वेशन हमारी रिग्रेशन के अंदर भी एग्जिस्ट करती है। जो रिग्रेशन में देखो, ये तो अब लीनियर लाइंस के लिए होता है। जब मैं एक जो मेरा ग्राफ है वो लीनियर है उसके लिए होता है। जब मैं रिग्रेशन की बात करता हूँ तो डेटा ऊपर नीचे होगा। ठीक है,
तो उसमें जो इक्वेशन होती है इसी की एक डेरिवेटिव इक्वेशन है वो, ठीक है, विच इज y इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स प्लस ई, ठीक है, दिस इज द इक्वेशन फॉर रिग्रेशन, ठीक है, ये होती है रिग्रेशन की इक्वेशन, ठीक है। मशीन लर्निंग में हम कर क्या रहे हैं, हमारा बेसिक सा गोल है कि भाई मैं किसी तरीके से जो दो मेरे पास सीरीज हैं उसके बीच का रिलेशन इस इक्वेशन के अंदर फिट कर पाऊं। अगर मैंने एक ऐसी इक्वेशन फाइंड आउट कर ली जो मेरे को फर्स्ट सीरीज से सेकंड सीरीज में कन्वर्ट करवा पा रही है, तो मेरा एक मशीन लर्निंग का मॉडल बन गया, उस इक्वेशन को ही हम बेसिकली मॉडल बोलेंगे। और अगर नहीं कर पाया तो फिर नहीं बन पाएगा। आई बात समझ, सिंपल इनफ, ठीक है। यही था बेसिक सा टॉपिक ऑफ रिग्रेशन, ठीक है। अब इसके बाद हम सीधा हमारे बेटा सम वेरिएबल्स, मतलब इसमें ना इसकी इसकी और इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है। मतलब इसकी जो वैल्यू है, जो ई है, उसकी वैल्यू मैं एक डिफरेंट मेथड से फाइंड करता हूँ। बट जो मेन मेरे को जो ट्रेनिंग होती है मशीन लर्निंग के अंदर किसी भी मॉडल की, तो उस ट्रेनिंग के अंदर हम बीटा नॉट एंड बीटा वन की वैल्यूज फाइंड कर रहे होते हैं, ठीक है। दिस आर जस्ट यू कैन से प्लेस होल्डर्स, इसकी मेरे को वैल्यूज एक्चुअली फाइंड करनी है, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। अब ना टू सेव सम टाइम, ऑलरेडी हमारा लाइक काफी टाइम लग गया है इस वाले बैच में, बट वी आर गोना डू इज कि इन्वेंशन स्टार्ट्स की तो मैं फाइल आपको शेयर करूंगा ही, साथ ही मैं आपको ना मशीन लर्निंग वाली जो अभी हम करने वाले हैं वो भी फाइल शेयर कर दूंगा, ठीक है। दैट फाइल विद देयर प्रोजेक्ट वो मैं शेयर कर देता हूँ, आप खोल लीजिएगा उसे एंड मैं उसको एक्सप्लेन करता चलूंगा, ठीक है। कहीं पे कुछ डाउट है, कोड वगैरह पढ़ने का टाइम दूंगा, कहीं पे कुछ डाउट है तो आप पूछते रहिएगा, ठीक है ना। तो जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं एक बार पहले आपको मशीन लर्निंग वगैरह की फाइल भेज रहा हूँ and just a second. Hey, hi, Shreya. Good morning, sir. Hi, good morning, good morning. I didn't notice you were here. I think my earphones was not working or something like that. Okay. So, you are joining in for which subject? Like which subject you are here for? Sir, actually, I agentic AI, sir, basically. Basically, agentic AI. Okay. Oh, just give me a second. I will just confirm with someone and we'll start. Okay, just give me 5 minutes. Okay, sir. Yeah. Okay, so we will start with machine learning now. Okay, just give me a second. I'm putting some files in your group. Download that, open that on Collab, and we will move forward after that. Give me a second. ओके, मैंने कुछ फाइल्स भेजी हैं आपको ग्रुप पे, वो एक बार डाउनलोड करके अपने सिस्टम पे रेडी रखो, ठीक है। एंड वी विल डिस्कस फर्दर कि हम किसमें क्या करने वाले हैं, ओके।
और डन, ठीक है। सॉरी, कोलैब पे जो मशीन लर्निंग वाली अभी भेजी है ना मैंने, वो वाली फाइल भेज, खोल लो। ठीक है, ओपन करने का मेथड बता देता हूँ आपको। सिंपली कुछ नहीं करना, जो गूगल कोलैब पे जाना है, ठीक है, वहां पे फाइल का ऑप्शन होता है। और लेट मी जस्ट शेयर द स्क्रीन एंड शो यू दैट एज वेल। तो इस तरीके से गूगल कोलैब पे आओगे, यहाँ पे फाइल का ऑप्शन है, फाइल पे क्लिक करोगे, बस ओपन नोटबुक। एंड ओपन नोटबुक के बाद यू विल डू अपलोड, एंड यहाँ से आप ब्राउज करके जो मशीन लर्निंग डॉट IPYNB फाइल मैंने भेजी है, वो आप यहाँ पे ब्राउज पे सिलेक्ट करके अपलोड कर दोगे। ठीक है, हाँ हाँ श्योर। ओके, सेकेंड, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं मशीन लर्निंग की। ठीक है, सबसे पहले ना हम मशीन लर्निंग का बेसिक सा सिस्टम समझते हैं कि भाई मशीन लर्निंग में हो क्या रहा है, हम करना क्या चाह रहे हैं, हमारा गोल क्या है। ठीक है, हमारा गोल है सिंपल, कि भाई मेरे पास कुछ डेटा ऑलरेडी है, मल्टीपल कॉलम्स कैन बी देयर। ठीक है, एंड इस डेटा के बेसिस पे आई वांट अ सिस्टम जो कि मेरे को एक सम अदर कॉलम की वैल्यू बता पाए। ठीक है, अगर लेट्स से इफ यू कॉल दिस ए बी एंड सी, और इसको मैं वाई बोल दूं, तो ए बी एंड सी के बेसिस पे वाई की वाई की वैल्यू हम बता पाए। दिस इज माय मेन गोल। ठीक है, अब ये करने के मेरे पास बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। ठीक है, जिन तरीकों की हम बात करेंगे, हम 5 मेजर एल्गोरिथम्स की बात करेंगे मशीन लर्निंग की। ठीक है, जो कि है लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, देन वी हैव डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट, एंड देन सपोर्ट वेक्टर मशीन SVM। ठीक है, इन 5 एल्गोरिथम्स की हम बात करेंगे मशीन लर्निंग के अंदर। ठीक है, द मेन पार्ट इज कि सबसे पहले ना, अब इसको मैं डायरेक्टली कोई भी एल्गोरिथम नहीं लगा सकता। मेरे पास लेट से कोई डेटा सेट है, तो उसके ऊपर सीधा कोई एल्गोरिथम नहीं लगा सकता। मेरे को एक कंसेप्ट करना होता है, मेरे को एक पार्ट करना होता है, विच इज कॉल्ड डेटा प्री प्रोसेसिंग। तो अगर मैं मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स की या मशीन लर्निंग की पाइपलाइन की बात करूं, ठीक है, तो अगर मैं उनकी बात करूं, तो सबसे पहले आई हैव टू सिक्योर द डेटा। मेरे को सबसे पहले डेटा को रेडी करना होता है। ठीक है, जो कि यूजुअली आपको रेडी मिलेगा। ठीक है, उसके बाद डेटा की करनी होती है प्री प्रोसेसिंग। उसके बाद मेरे को डेटा की करनी होती है प्री प्रोसेसिंग। ठीक है, प्री प्रोसेसिंग के बाद वी मूव ऑन टू द ट्रेनिंग, जिसमें मैं मॉडल की ट्रेनिंग करता हूं। ठीक है, अपने मॉडल को वो चीज करना सिखाता हूं कि भाई एबीसी के बेसिस पे वाई को कैसे फाइंड आउट करना है, वो सिखाता हूं। ठीक है, उसके बाद आई डू इवेल्युएशन, कि भाई जो मैंने अपने मॉडल को चीजें फाइंड आउट करनी सिखाई हैं, क्या वो उन चीजों को अच्छे से सीखा भी है या नहीं। ठीक है, अब इवेल्युएशन के रिजल्ट के बेसिस पे हमारे पास दो चीजें होती हैं। या तो इवेल्युएशन का रिजल्ट बैड आएगा, मतलब कि उसने जो भी मैंने उसे सिखाना चाहा वो अच्छे से नहीं सीखा, या फिर वो अच्छे से सीख गया। दो ही केस हो सकते हैं, है ना। इसके अलावा तीसरा केस एग्जिस्ट करता नहीं है। तो अगर अच्छे से वो सीख गया, तो मेरे पास मशीन लर्निंग का मॉडल रेडी है बेसिकली। ठीक है, अगर वो अच्छे से नहीं सीखा, तो आई डू फीचर स्केलिंग या फाइन ट्यूनिंग। ठीक है, इसको फाइन ट्यूनिंग बोल लेते हैं। ठीक है, वी डू फाइन ट्यूनिंग, एंड फाइन ट्यूनिंग करने के बाद आई अगेन डू ट्रेनिंग। ठीक है, तो अब समझ लो कि कैसे हो रहा है। एक बार मैं ट्रेनिंग पे आया, इवेल्युएशन किया, गुड पे निकल गया, बैड पे, ये साइकिल रिपीट होगी। तो जब तक इवेल्युएशन का रिजल्ट अच्छा नहीं आता, ये साइकिल रिपीट होती रहती है। ठीक है, अब जो हम बात करेंगे, देखो डेटा प्रिपेयर करने वाला पार्ट तो डेटा एनालिसिस में हम ऑलरेडी कर चुके हैं, कि डेटा कैसे प्रिपेयर किया जाता है, कैसे उसको रेडी किया जाता है एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो अब वी विल स्टार्ट विद द पार्ट कि जहां पे मेरे पास डेटा रेडी है। ठीक है, जहां श्रेय, अगर आपको बीच में कुछ भी पार्ट समझना है, कुछ भी इशू हो,
तो जस्ट इंटरप्ट यू इन बिटवीन एंड आस्क, ठीक है? कुछ भी ऐसे डाउट्स वगैरह दबा के मत बैठना, ओके? Okay, sir. तो ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो डेटा प्रिपेयर करने वाला पार्ट था वो हम डेटा एनालिसिस के टाइम पे सीख चुके हैं, ठीक है? तो हम जो अब स्टार्ट करते हैं वो हम प्री प्रोसेसिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है? क्लियर है? प्री प्रोसेसिंग के हमारे पास तीन स्टेप्स होते हैं, ठीक है? प्री प्रोसेसिंग के अंदर हमें तीन चीजें करनी होती हैं। सबसे पहले नल वैल्यूज के ऊपर बात करते हैं हम। सबसे पहले हम नल्स के ऊपर बात करते हैं, ठीक है? नल्स को हैंडल करना होता है। उसके बाद वी डू एनकोडिंग। हम बात करेंगे एनकोडिंग क्या होती है, कैसे करते हैं, एवरीथिंग के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है? एंड देन वी हैव टू डू ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। ठीक है? ये तीन पार्ट है हमारे डेटा प्री प्रोसेसिंग के। तो आज वी विल ट्राई कि हम तीनों पार्ट को अच्छे से समझ लें एंड किस तरीके से चीजें वर्क करती हैं सबके बारे में सीख लें, ठीक है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे नल वैल्यूज के बारे में, ठीक है? अब ना जब हम डेटा को एज अ डेटा एनालिसिस जब हम डेटा के ऊपर वर्क करते हैं तो हम नल वैल्यूज को ज्यादातर या तो छोड़ देते हैं या रिमूव कर देते हैं, ये दो काम करते हैं, ठीक है? बट ना यहाँ पे जब व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मशीन लर्निंग तो हमारे पास एक स्टेप हो जाता है फिल करना नल वैल्यूज को। हम डेटा एनालिसिस में फिल बहुत कम करते हैं, एज अ डेटा एनालिस्ट हम नल वैल्यूज को फिल करना प्रेफर नहीं करते, बट एज अ मशीन लर्निंग इंजीनियर या फिर एज अ डेटा साइंटिस्ट आपको नल वैल्यूज को फिल भी करना होता है, ठीक है? आपको नल वैल्यूज फाइंड करनी आती है। पाइथन के अंदर अगर मैं बात करूं, मैंने पांडास खड़े में बताया था, बस हमें डीएफ डॉट इज नल चेक करना होता है, राइट? राइट? तो देखो, अब जब मैं चेक करूंगा नल वैल्यूज को, यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल दिखाऊं, अच्छा हाँ, कोड भी साथ साथ देखते रहते हैं, ठीक है ना? यहाँ पे देखो, मैंने सबसे पहले अपनी बेसिक लाइब्रेरीज इंपोर्ट करी हैं, पांडास, नंपाई, मैटप्लोट्लिब, सीबॉन, जो हम पाइथन में सीख चुके हैं। डेटा एनालिसिस में जो पाइथन वाला पार्ट था उसमें सीखी हमने चार लाइब्रेरी। सीबॉन शायद से आपको छुड़वाया था मैंने, आपका, हाँ, सीबॉन छुड़वाया था मैंने, क्योंकि वो हम यहाँ पे करेंगे कवर, कोई इशू नहीं है, ठीक है? अच्छा, सीबॉन हम उसमें डीप लर्निंग के टाइम पे कर चुके हैं, डीप लर्निंग और इन्फेंशन में सीबॉन पे तो वर्क कर रहे थे हम, है ना? टाइटेनिक वाला जो डेटा सेट था, जितने भी डेटा सेट थे सारे हम सीबॉन वगैरह से तो यूज कर रहे थे, राइट? तो ठीक है, चार लाइब्रेरीज है हमारे पास जो बेसिक पाइथन वाली लाइब्रेरीज होती है। एंड उसके अलावा हमारे पास एक नई लाइब्रेरी आई है जिसके ऊपर हम अपना मशीन लर्निंग वाला सारा काम करते हैं, कॉल्ड एसके लर्न या फिर साइकिट लर्न, साइंस किट फॉर लर्निंग, ठीक है? पाइथन के अंदर इस लाइब्रेरी को यूज किया जाता है टू ट्रेन एवनी मॉडल और समथिंग लाइक दैट। इसके अंदर हमारी जितनी भी मैंने 5 एल्गोरिथम्स की बात करी, सब कुछ इसके अंदर मिलता है, ठीक है? और जितना भी मैं डेटा प्री प्रोसेसिंग की बात करूंगा वो सब इसके अंदर मिलता है। जितनी भी मैं इवेल्युएशन वाले पार्ट की बात करूंगा वो सब भी इसके अंदर मिलता है, फाइन ट्यूनिंग वगैरह की बात करूंगा वो सब भी इसके अंदर मिलता है, ठीक है? हर एक चीज जितनी भी हमें मशीन लर्निंग का कॉम्प्लेक्स से लेके सिंपल से सिंपल मॉडल बनाने के लिए चाहिए, वो सब कुछ इस सिंगल लाइब्रेरी के अंदर हमें मिल जाता है, ठीक है? नाम इज एसके लर्न, ठीक है? सो मैंने एसके लर्न को भी इंपोर्ट कर लिया एज एसके, ठीक है? अब सबसे पहले मैंने सीबोन को यूज किया डेटा सेट ग्रैब करने के लिए, ठीक है? आप कोड में देखोगे मैंने एसएनएस डॉट लोड डेटा सेट टाइटैनिक लिखा हुआ है, टाइटैनिक का डेटा सेट हमने इंपोर्ट किया है एंड उसके बाद डीएफ डॉट हेड किया है ताकि मैं उसको रीड कर सकूं। तो कुछ इस तरीके का मेरे पास डेटा सेट है मेरा, ठीक है? इसके अंदर सारी रोज कितनी है आई डोंट नो, बट मैंने क्योंकि डॉट हेड किया है, सिर्फ शुरुआत की 5 रोज आएंगी, ठीक है? श्योर, लेट मी नो वन थिंग कि आपने पाइथन वाला पार्ट कर लिया ना ऑलरेडी? श्रेया, कैन यू हियर मी? ओके, सो एज्यूमिंग आपने कर लिया है, ठीक है? तो या इस तरीके से मैंने सबसे पहले डेटा सेट लोड किया, ठीक है? अब नल वैल्यूज फाइंड करने के लिए मैं सिंपल डीएफ डॉट इज नैन कर सकता हूं, ठीक है? अब मेरे पास दो ऑप्शन होते हैं, डॉट मीन और डॉट सम, ठीक है? देखो, इज नैन का जो काम है, इज एन का जो काम है वो मेरे को ट्रू और फॉल्स बता दे कि वैल्यू नल है या नहीं, ठीक है? डॉट सम करता हूं, दैट गिव्स मी प्रॉपर नंबर्स कि भाई इस कॉलम के अंदर इतनी वैल्यू नल है, इस कॉलम के अंदर इतनी वैल्यू नल है, ठीक है? बट उन प्रॉपर नंबर्स की ना सेंस बना पाना मुश्किल है जब तक मेरे को ये नहीं पता कि मेरे डेटा में टोटल रोज कितनी है। तो मेरे को क्या पता कि भाई 200 रोज बहुत ज्यादा वैल्यूज एम्प्टी खाली है,
मिसिंग है या फिर बहुत थोड़ी सी वैल्यू मिसिंग है। ठीक है, कि अगर मान लो मेरे डेटा सेट में 500 रोज है टोटल, उसमें से 200 खाली है, तो भाई बहुत सारी रोज खाली है मतलब, राइट। बट मान लो मेरे डेटा सेट के अंदर करोड़ों रोज है, उसमें से 200 खाली है, ना के बराबर है ना। तो नंबर से इस चीज का सेंस बना पाना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए वी गो टुवर्ड मीन। ठीक है, मीन बेसिकली मेरे को परसेंटेज के तरीके से बता देता है वैल्यूज। ठीक है, कि भाई कितनी वैल्यूज मिसिंग है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे देखूं एज के अंदर तो 19.8% वैल्यूज मिसिंग है। ठीक है, मैं नीचे एम्बाउंड में देखूं तो 0.02% वैल्यूज मिसिंग है, मतलब बहुत कम वैल्यूज मिसिंग है। और अगर मैं डेक के अंदर देखूं तो 77% वैल्यूज मिसिंग है, डेक के अंदर बहुत ज्यादा वैल्यूज मिसिंग है। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्लियरली तीन कैटेगरीज देख पा रहे हो मिसिंग की, राइट। तो अगर मैं इन्हीं के बारे में बात करूं तो इसमें तीन कैटेगरीज होती है। पहली होती है 0 to 5% की, कि भाई 0 से लेके 5% डेटा मिसिंग है। ठीक है, तो हम उसको इग्नोर करते हैं, मतलब उस पर कुछ भी नहीं करते, इसको एज इट इज यूज कर लेते हैं। ठीक है, हम करते हैं इग्नोर को, नीचे लिखते हैं, हमें आगे के लिए भी स्पेस चाहिए, तो हम इस वाले केस में इग्नोर कर देते हैं, इसको एज इट इज यूज कर लेंगे कि बहुत कम वैल्यूज मिसिंग है, हमें फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बट जो स्लैब है वो अगर 5 से लेट से 20 या 30% तक भी हो जाए, ठीक है, 5% से लेके 10% तक वैल्यूज मिसिंग है, तो वी यूजुअली फिल दोज वैल्यूज। ठीक है, उन वैल्यूज को फिल कर देते हैं। ठीक है, फिल किसके बेसिस पे करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि भाई कौन सा कॉलम है, मैं मीन मीडियन मोड किसी भी बेसिस पे उसे फिल कर सकता हूँ। बात समझ आइए, क्लियर है। और अगर 30% से ज्यादा वैल्यूज मिसिंग है, ठीक है, ग्रेटर देन 30% मिसिंग है, तो भाई उस कॉलम को हमें ड्रॉप करना पड़ता है, वो कॉलम हमारे डेटा को, हमारे मॉडल को सिर्फ खराब करेगा, उसको हमें हटा देना होता है। ठीक है, ठीक है, तो आप अब इसके बेसिस पे वहां पे जज कर पा रहे हो कि जो एज वाला कॉलम है उसको मैं फिलअप कर दूंगा, जो एम्बाउंड वाला कॉलम है वो ऐसी एज इट इज रख लेंगे, उसको इग्नोर कर देंगे, और जो टेक वाला कॉलम है उसको मैं ड्रॉप कर दूंगा, डिलीट कर दूंगा। बात समझ आइए, इस तरीके से डेटा प्री प्रोसेसिंग में सबसे पहला स्टेप मैं नल वैल्यूज को हैंडल करता हूं। ठीक है, और जो हमने कोड कर रखा है मशीन लर्निंग का, उसमें भी आप देखोगे कि डेटा ना प्रिक्योरमेंट वाला पार्ट सिर्फ इतना सही है, डेटा जो कलेक्ट करने वाला पार्ट है वो सिर्फ इतना सही है, क्योंकि रियल लाइफ में भी इतना ही पार्ट होता है डेटा प्रिक्योरमेंट, डेटा बस लेना ही तो है, राइट। आपके पास जैसे मैंने यहाँ पे एसएनएस से लिया हुआ है, अगर आपके पास सीएसवी में या एक्सेल में आता है तो आपको पता है पांडास के अंदर रीड सीएसवी रीड एक्सेल का फंक्शन होता है मेरे पास, उससे मैं डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर सकता हूँ, राइट। एसक्यूएल में आता है तो आप एसक्यूएल से डायरेक्टली कनेक्शन एस्टैब्लिश कर सकते हो पाइथन के साथ। ठीक है, तो उस तरीके से आप डेटा को ले सकते हो। ठीक है, यूजुअली एसक्यूएल के अंदर डेटा फॉर मशीन लर्निंग आना इज प्रीटी लाइक अनकॉमन, बहुत ज्यादा रेयर है। ठीक है, ज्यादातर हमारे पास जो डेटा आएगा आइदर इन सीएसवी फॉर्मेट आता है या फिर हमारे फोल्डर फॉर्मेट में आता है, कि भाई कई बार हम क्या कर रहे होते हैं भाई, जैसे मशीन लर्निंग है या डीप लर्निंग में भी हम ना इमेजेस वगैरह के ऊपर बात भी करते हैं, तो वो सब फिर एक जिप फॉर्मेट में आता है। ठीक है, तो हमने डेटा को प्रिक्योर किया, उसका नल वैल्यूज फाइंड करी कि भाई कितने परसेंट कितनी वैल्यूज नल है, कैसे नल है। क्लियर है, बात समझ आई इतनी सिंपल अभी तक। जस्ट गिव मी अ सेकंड। या ठीक है, अब उसके बाद अगर मैं बात करूं तो हम एज को फिल कर देंगे। मैंने यहाँ पे एज को फिल कर दिया, देखो मैंने सबसे पहले मीडियन निकाला। ठीक है, डीएफ में से एज वाले कॉलम का मीडियन। ठीक है, सिंपल सी कैलकुलेशन, सिंपल सा कोड, है ना। उसके बाद मैंने डीएफ एज में फिल एनए कर दिया। फिल एनए का फॉर्मूला होता है जहां पे भी नल वैल्यूज है वहां पे ये वैल्यू डालनी है। वैल्यू कौन सी डालनी है, मीडियन एज। ठीक है, और यहाँ पे मैंने ना एक पैरामीटर और दिया है कॉल्ड इन प्लेस इक्वल्स ट्रू। इन प्लेस का मतलब क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट फिल एनए क्या करता है कि वो ना जो एज का कॉलम है उसमें जहां जहां पे नल वैल्यू है वहां पे वैल्यू नहीं डालेगा, वो क्या करेगा एक नया कॉलम बनाएगा, उसके अंदर जहां जहां पे एज की वैल्यू ऑलरेडी प्रेजेंट थी वहां पे उस कॉलम के अंदर नल छोड़ देगा, जहां जहां पे एज के अंदर नल था वहां पे वो वैल्यू डाल देगा। ठीक है, कैसे होता है, इस तरीके से रहता है। बाय डिफॉल्ट क्या हो रहा है, ये एज का कॉलम है, लेट्स से यहाँ पे कुछ वैल्यू है, यहाँ पे कुछ वैल्यू, यहाँ पे नल है ये बॉक्स, यहाँ पे कुछ वैल्यू है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट क्या होता है, इसको नल छोड़ देगा, इसको नल छोड़ देगा, यहाँ पे मीडियन डाल देगा, इसको नल छोड़ देगा। ठीक है,
इस तरीके से वो एक कॉलम बनाता है। बट इफ आई डू इन प्लेस इक्वल्स ट्रू, इन प्लेस का जो पैरामीटर है उसको मैं ट्रू पे सेट कर देता हूं, तो वो यहीं पे फिर वैल्यू डालेगा, ये कॉलम नहीं बनाएगा। ठीक है, एंड आई वांट दिस मेथड, मैं इन प्लेस इक्वल टू ट्रू कर देता हूं। ठीक है, बात समझ आइए? हमें पता रखना क्यों है, मतलब काम क्या है हमें पता करके? क्यों, रीजन क्यों पता लगना चाहिए कि आपने फिल करी है, उसका आपको ऐसा क्या बेनिफिट मिलेगा पता होने का? नहीं, नल वैल्यूज थी, आपने फिल कर दिया। अब उसको पता रखने का कुछ बेनिफिट नहीं है ना, मैं उसको बाद में यूटिलाइज थोड़ा ना करूंगा कहीं पे भी। बाद में मेरे को अगर लेट्स से कॉलम विद द नल्स चाहिए भी, मैं डेटा सेट में से उठा लूंगा सीधा सीधा, है ना? मेरे को कॉलम जहां जहां पे नल वैल्यू थी वैसे ही एज इट इज चाहिए, डेटा सेट में से उठा लूंगा सीधा सीधा। तो यहाँ पे मैंने जो वैल्यूज थी उसको फिलअप कर दिया। कोई डाउट? अभी तक सिंपल चल रहा है, राइट? उसके बाद मैंने दोबारा चेक किया है कि जो वैल्यूज मैंने फिल करी वो फिल हो गई या फिर नहीं। तो मैं एज में अगर देखता हूं तो इस बार 0% मिसिंग है, क्योंकि मैंने फिल कर दी थी, तो एज में कुछ भी नल है ही नहीं अब, है ना? आप साथ साथ रन भी कर सकते हो, कई बार क्या होगा कि जो आउटपुट्स हैं वो आपकी वाली फाइल में कई बार कई कोड्स के होंगे नहीं, तो आप साथ साथ रन भी करते चलना। ठीक है, और आपका ना, हाँ, एक चीज और होगी कि कई सारे कोड्स ना आपके में थोड़े से डिफरेंट होंगे। ठीक है, एक दो कोड हो सकते हैं जो मे बी मिसिंग हो, एक दो थोड़े डिफरेंट हो, क्योंकि जो ये वाली फाइल मैंने आपको भेज रखी है ये काफी पुरानी फाइल है, एंड चीजें रिफाइन होती रहती है विद टाइम ना, तो वो आप अपने में अपडेट करते रहना। ठीक है, ये वाला एरर दे रहा है, क्या इशू है? हम्म, कर लो कर लो, फिर इसका आउटपुट कुछ आएगा नहीं, इस तरीके का आता है बस, ये आता है। नहीं, ये आउटपुट है, एरर नहीं है, दिस इज द आउटपुट। नहीं नहीं नहीं, एरर नहीं है, दिस इज द आउटपुट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने फिलअप कर दिया, और यहाँ पे हमने दोबारा चेक किया तो एज के अंदर कुछ भी इश्यूज इस पर नहीं देखने को मिलते मेरे को, दैट वर्क्स फॉर मी, जो कि सही है ना? बाकी जो मेरे एम्बार्क्ड और डेक के अंदर चीजें थी वो तो एज इट इज थी ही। ठीक है, अब व्हाट वी विल डू इज कि हम इसमें से ना एक काम और करेंगे कि यहाँ पे जो मैंने नल वैल्यूज की बात कर ली, ठीक है, अब मेरे को एनकोडिंग करनी है। ठीक है, नल हो गया मेरा पूरा, अब मेरे को एनकोडिंग करनी है। ठीक है, एनकोडिंग के फर्दर दो स्टेप्स होते हैं। ठीक है, मैं क्या, अभी वो सब एनकोडिंग के टाइम पे करते हैं हम। हाँ, मतलब ड्रॉप करेंगे, आप चाहे तो यहाँ पे ड्रॉप कर लो, बट एनकोडिंग के अंदर एक्चुअली हमें और कॉलम ड्रॉप करने ही पड़ते हैं कई रीजन की वजह से, तो हम सबको साथ में ड्रॉप करना प्रेफर करते हैं। ठीक है ना? एनकोडिंग के अंदर दो स्टेप होते हैं, थोड़ा सा मैं इसको लाइन लेके यहाँ पे बना देता हूँ। ठीक है, एनकोडिंग के अंदर दो स्टेप होते हैं। सबसे पहले आई हैव टू फिल्टर आउट द कॉलम्स। ठीक है, कॉलम फिल्टरिंग करनी होती है मेरे को। कॉलम फिल्टरिंग का मतलब क्या होता है कि भाई जो कॉलम मेरे काम के हैं उनको रखना, बाकियों को हटाना। ठीक है, अब अगर मैं इस पे जाऊं, अपने कोड के ऊपर जाऊं अगर मैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो जो मेरे पास इतने सारे कॉलम्स है, ठीक है, कई सारे मेरे काम के होंगे, कई सारे काम के नहीं होंगे। ठीक है, सबसे पहले गोल डिस्कस करते हैं, मेरा एंड गोल क्या है? मेरा एंड गोल है एक ऐसा मशीन लर्निंग का मॉडल बनाना, या फिर एक ऐसा मॉडल बनाना जो कि मैं कुछ इंफॉर्मेशन देने पे मेरे को बता पाए ये पर्सन टाइटैनिक सर्वाइव करता या नहीं करता। ठीक है, क्लियर है? ये मेरा एंड गोल है। ठीक है, हमें ना जो भी हम स्टेप्स कर रहे हैं वो ये इस चीज को माइंड में रख के करने होते हैं। ठीक है, सबसे पहले अब अगर मैं बोलूं कि भाई जो मेरा एंड गोल है उसके हिसाब से मैं जो प्रिडिक्ट कर रहा हूं, किस चीज को प्रिडिक्ट कर रहा हूं, मैं किस इसमें से कौन से कॉलम की वैल्यूज को प्रिडिक्ट करना चाहता हूं? एज को क्यों प्रिडिक्ट करना चाहता हूं मैं? मैंने बताया कि जो मेरा एंड गोल है, आई वांट कि मैं एक पर्सन की बेसिक इंफॉर्मेशन डालूं
और मेरे को ये पता, मेरा मॉडल मेरे को ये बता पाए कि भाई ये जो पर्सन है वो टाइटैनिक सर्वाइव करेगा या नहीं करेगा, टाइटैनिक से जिंदा बचेगा या नहीं बचेगा। तो इस केस में मैं, अगर आप कॉलम की लिस्ट देखो, आपके सामने कॉलम की लिस्ट है, तो इनमें से कौन से कॉलम को मैं प्रिडिक्ट करना चाह रहा हूं। सॉरी, अलाइव, बिल्कुल अलाइव या फिर शुरुआत में सर्वाइव्ड है, दोनों का कॉलम का मतलब बेसिकली सेम ही है। ठीक है, तो मैं इस चीज को प्रिडिक्ट करना चाहता हूं। ठीक है, जब भी आपके पास कॉलम की लिस्ट होगी ना, उनमें से कोई भी एक कॉलम ऐसा रहेगा जिसको मैं प्रिडिक्ट करना चाह रहा हूं, और कई सारे कॉलम हम ऐसे रखेंगे जिसके बेसिस पे मैं उसको प्रिडिक्ट करना चाहता हूं। ठीक है, बात समझ आइए इतनी। ठीक है, अब इनको ना हम एक्स एंड वाई बोलते हैं, इनको हम एक्स एंड वाई बोलते हैं। एक्स बेस कॉलम्स कहा जाता है, ठीक है, जिसके बेसिस पे मैं प्रिडिक्शन कर रहा हूं। वाई प्रिडिक्टेबल कॉलम बोला जाता है, जिसको मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूं। इतनी बात समझ आइए, इतनी बात समझ आइए। ठीक है, यूजुअली इनको एक्स एंड वाई बोला जाता है, राइट। अब इसमें से देखते हैं मेरे को रिक्वायर्ड कॉलम कौन कौन से हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, सर्वाइव का जो कॉलम है हमें चाहिए, बिल्कुल चाहिए, क्योंकि उसी को तो प्रिडिक्ट करना है, राइट। उसके बाद पैसेंजर क्लास, क्या हमें चाहिए, क्या, अब आपको ना देखना किस तरीके से है कि जो सर्वाइवल है, क्या इस कॉलम में, जिस भी कॉलम की हम बात करेंगे, क्या उस कॉलम में जो वैल्यूज हैं वो सर्वाइवल को इंपैक्ट करती हैं या नहीं करती हैं। अगर इंपैक्ट करती हैं तो हम रखेंगे, नहीं इंपैक्ट करती हैं तो हटा देंगे। ठीक है, तो सर्वाइव वाला जो कॉलम है उसको तो रख ही रहे हैं। टी क्लास रखेंगे, टी क्लास इज बेसिकली पैसेंजर क्लास। किस क्लास की टिकट ली थी जो पर्सन है उसने, क्या लगता है, रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए। रखना चाहिए, क्यों। तो, श्रेया, गिव मी अ सेकंड। हुआ क्या? या सो सर्वाइव रख रहे थे, पैसेंजर क्लास रख रहे थे। ठीक है, उसके बाद है सेक्स। ठीक है, क्या सेक्स का जेंडर का इंपैक्ट पड़ेगा सर्वाइवल पे, डेफिनेटली पड़ेगा, राइट। तो सेक्स भी रखेंगे। एज का इंपैक्ट पड़ेगा, बहुत ज्यादा पड़ेगा, एज का तो सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। अगर कोई 2 साल का बच्चा है, उसके सर्वाइवल चांसेस बहुत ज्यादा कम नहीं हो जाएंगे। या अगर कोई 60 साल का बुढ़ा है, 60 साल का सीनियर सिटीजन है, तो उसके भी कम हो जाएंगे। अगर कोई अपने प्राइम टाइम में है, लाइक 20 से 30 के बीच में है, तो उसके सर्वाइवल चांसेस सबसे ज्यादा है ना। करिए पॉइंट। उसके बाद वी हैव सिबएसपी, बेसिकली सिबलिंग स्पाउसेस। ठीक है, कि जो पर्सन है वो अपने सिबलिंग या स्पाउसेस को साथ में लेके आया है या नहीं लेके आया है, इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। इसका भी इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि आप एक सिनेरियो इमेजिन करो कि भाई आप एक शिप पे हो, ठीक है, एंड शिप डूब रही है। तो आपके साथ अगर आपके दोस्त हैं या सिबलिंग्स है या आपके स्पाउस वगैरह हैं, तो आपके सर्वाइवल के चांसेस बढ़ नहीं जाएंगे। यू गाइस विल हेल्प ईच अदर ना। गेटिंग अ पॉइंट, गेटिंग अ पॉइंट। सेम कंडीशन में हमारे पास अगर हम पेरेंट्स या चिल्ड्रंस को लेके आए हैं, तो हम उनकी हेल्प करेंगे। तो सिबलिंग स्पाउसेस वाले केस में क्या होता कि सब आपस में एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। बट यूजुअली पेरेंट या चिल्ड्रन वाले केस में क्या होगा कि हम अपने पेरेंट्स की, अपने चिल्ड्रंस की हेल्प करेंगे डेफिनेटली, राइट। तो बेशक से हमारे जो सर्वाइवल चांसेस हैं वो इस केस में थोड़े से कम हो जाए,
बट पेरेंट या चिल्ड्रन के बढ़ जाएंगे। तो हमें ये नहीं देखना कि बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, हमें सिर्फ इतना सा देखना है कि इम्पैक्ट पड़ रहा है या नहीं। तो इम्पैक्ट तो इससे भी पड़ रहा है ना, तो ये भी रख लेंगे। फेयर, क्या फेयर से इम्पैक्ट पड़ रहा है? फेयर मतलब प्राइस कितना पे किया था, सॉरी, बिल्कुल, ठीक है। वी कैन हैव एड ऑन्स, कुछ एक्स्ट्रा सेफ्टी फीचर्स हो सकते हैं। जैसे अगर आप देखोगे कि जब आप किसी भी क्रूज शिप वगैरह पे जाते हो, तो जितनी ज्यादा आप हायर क्लास लेते हो ना, जैसे उनके में बेसिकली 3 क्लास होते हैं, थर्ड क्लास, सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास, ठीक है। फर्स्ट क्लास में उनको प्राइवेट लाइफ बोट भी दी जाती है, कि बाकी के लिए तो जनरल होती हैं। फर्स्ट क्लास वाले जो कैबिन होते हैं उसमें खुद की लाइफ बोट्स भी होती हैं। तो एंड यू कैन एक्चुअली एड ऑन सब लाइफ जैकेट्स, सम सेफ्टी फीचर्स वगैरह आप एड ऑन भी कर सकते हो। तो फेयर का भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे फेयर भी काफी यूजफुल है, ठीक है। एम्बार्क्ड की बात करते हैं, तो एम्बार्क में देखते हैं है क्या, ठीक है। एम्बार्क का मतलब है कि भाई एक शिप है, उसको जब मैं फिलअप कर रहा हूँ, तो हमें ना मल्टीपल गेट से फिलअप करना पड़ता है। अगर सिंगल गेट होगा शिप में जाने के लिए तो भाई क्राउड बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्राउड मैनेजमेंट में इशू रहेगा। तो हम मल्टीपल शिप्स की बात करते हैं और मल्टीपल गेट्स की बात करते हैं एक शिप को फिलअप करने के लिए। जैसे प्लेन में भी वही होता है, मल्टीपल गेट्स होते हैं, है ना। तो क्राउड मैनेजमेंट की चीज है। अब किस गेट से एक पर्सन ने शिप पे या प्लेन पे एंट्री ली है, उससे तो बिल्कुल ही फर्क नहीं पड़ रहा। इन दी एंड तो वो अपनी सीट पे जाके बैठेगा या अपने केबिन में जाके रहेगा, या फिर वो जो कॉमन एरिया वहां पे मिलेगा, राइट। तो एम्बार्क से हमें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। उसके बाद क्लास हमारे पास ये पी क्लास में ऊपर हो चुका है, सेम ही चीज है। कॉलम एक्चुअली रिपीटिंग कॉलम्स भी है, ठीक है। तो क्लास हम इस वाले क्लास को ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। हु अगेन जेंडर बताता है ना, जेंडर है, तो इसको भी डिलीट कर देंगे, ऊपर हो चुका है। एडल्ट मेल भी सेम चीज कर रहा है, ठीक है, वो भी कवर हो चुका है। डेक, डेक तो हमें वैसे ही नहीं रखना क्योंकि 77% डेटा मिसिंग है ना। डेक वैसे देर आर चांसेस की इम्पैक्ट कर दे कि भाई कौन से लेवल पे हो तुम, है ना। तो देर आर चांसेस की वो इम्पैक्ट कर सकता है कि अगर आप एक लोअर लेवल पे हो तो आपके सर्वाइवल के चांसेस डेफिनेटली कम हो जाएंगे, राइट। बट आप जो फ्लोर लेवल है, जहां से लाइक प्रॉपर लाइक ओपन जो लेवल होता है, वहां पे अगर आप हो तो वहां पे सर्वाइवल के चांसेस डेफिनेटली बढ़ जाते हैं, है ना। तो डेक इम्पैक्ट करता है, बट क्योंकि डेटा 77% मिसिंग है तो इसका इम्पैक्ट बिल्कुल खत्म ही हो गया, लगा लो, है ना। तो इसको भी हम ड्रॉप कर देंगे, ठीक है, इसको नहीं रखेंगे। उसके बाद अगर मैं देखूं एम्बार्क टाउन, कहा किस टाउन से पर्सन चढ़ा था, तो कुछ काम नहीं है, किसी भी टाउन से आए, है ना। लास्ट में भी है अलाइव एंड अलोन, सेम चीज है। अलाइव वाला सर्वाइव्ड में हो गया, अलोन वाला जो सिबलिंग्स और पेरेंट चिल्ड्रन किया उसमें हो गया। क्लियर है, बात समझ आइए, ठीक है। तो इसके बेसिस पे अगर आप यहाँ पे देखो, मैंने क्या किया, डीएफ डॉट ड्रॉप और कॉलम्स की लिस्ट दे दी है नेक्स्ट, ठीक है, कौन कौन से मेरे को ड्रॉप करने हैं। एम्बार्क्ड का मतलब है कि भाई वो किस गेट से उसने एंट्री ली, किस गेट से आप एंट्री ले रहे हो, उससे सर्वाइवलशिप पे कहां इफेक्ट पड़ रहा है। गेटिंग अ पॉइंट, कि भाई अगर मैं एक प्लेन की बात करूं, प्लेन से ज्यादा फेमिलियर हो गया आप लोग, सो प्लेन में एक फ्रंट गेट होता है, एक बैक गेट होता है। इन दी एंड आपका सीट नंबर डिसाइड कर रहा है ना कि आपकी सर्वाइवल चांसेस पे कितना इंपैक्ट पड़ रहा है, कि आप मिडल में हो, आप एक्चुअली फ्रंट में हो या एंड पे हो। पॉइंट, सीट आपकी कहां पे है उससे ज्यादा इंपैक्ट पड़ रहा है। तो बस अपने गेट से तो बस एंट्री ली है, राइट, जाके बैठोगे तो आप इन दी एंड अपनी सीट पे ही। तो किस गेट से एंट्री ले रहे हो उससे इंपैक्ट नहीं पड़ता ना। सिमिलर केस में एम्बार्क टाउन की अगर मैं बात करूं, तो किस जगह से चढ़ रहे हो उससे भी फर्क नहीं पड़ता, राइट। क्लियर है। तो हमने इन सबको ड्रॉप कर दिया, ठीक है। तो हमने जो यहां पे बात करी थी सबसे पहले कॉलम फिल्टरिंग, हमने कॉलम फिल्टरिंग कर ली, ठीक है। अब इंकोडिंग का जो सेकंड पार्ट आता है, दैट इज मैपिंग, ठीक है, दैट इज कॉल्ड मैपिंग, ठीक है। मैपिंग के अंदर अगेन हम दो चीज कर रहे हैं, ठीक है। हम देख रहे हो, हम पहले जो मशीन लर्निंग था ये वाला था, इसमें से फिर प्री प्रोसेसिंग के पार्ट है ये सारे, ठीक है। और फिर हमारे पास कॉलम आ गया, मैपिंग के अंदर अगेन दो पार्ट है, ठीक है। एक होता है, हो जाए तो, हाँ, ठीक है, एक होता है डेटा मैपिंग, दूसरा होता है एक्स वाई मैपिंग। एक्स वाई मैपिंग में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं क्या होती है,
एक्स मैपिंग मैंने आपको ऑलरेडी बताई क्या होती है कि भाई जो बेस वेरिएबल्स हैं उसको हम एक्स वेरिएबल के अंदर रखते हैं, जो मेरे पास प्रिडिक्टेबल वेरिएबल जिसको मेरे को प्रिडिक्शन देनी है जिसके बारे में, उसको हम वाई के अंदर रखते हैं। ठीक है, बेसिकली वही होता है एक्स मैपिंग, कोड अभी हम देख लेंगे। ठीक है, डेटा मैपिंग क्या होता है? डेटा मैपिंग इज द मोस्ट ट्रिकीएस्ट पार्ट, जो थोड़ा सा लाइक नया लगेगा आप लोगों को। ठीक है, अब जब भी मैं एल्गोरिथम्स की बात कर रहा हूं ना, तो एल्गोरिथम्स बेस्ड होते हैं मैथ के ऊपर, मानते हो? पता है ये चीज, हमने मैथ पढ़ी ही इसलिए ताकि हम एल्गोरिथम की मैथमेटिक्स वगैरह समझ सके, राइट? तो एल्गोरिथम बेस्ड होते हैं मैथ के ऊपर, कैलकुलेशंस है सारी। मैंने रिग्रेशन के बारे में बताया तो प्रॉपर मैथ्स थी वो, है ना? तो एल्गोरिथम बेस्ड होते हैं मैथ के ऊपर। अब अगर मैं मैथ की बात करूं तो मैथ को ये थोड़ा ना पता है कि भाई मेल क्या है फीमेल क्या है। मैथ के टर्म्स में मेल और फीमेल तो कुछ होता ही नहीं, मैथ के टर्म्स में तो नंबर्स होते हैं, मैथ में सिर्फ नंबर्स होते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग दिस मेल फीमेल या फिर और भी कोई कैटेगोरिकल वेरिएबल होता है टू न्यूमेरिकल वेरिएबल, इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे दैट इज कॉल्ड डेटा मैपिंग या एनकोडिंग। ठीक है, इसका सिंपल से अगर आपसे कभी पूछा जाए कि एनकोडिंग क्या होती है, गर्मी काफी होगी ना, हाँ देखता हूँ है नहीं। डेटा मैपिंग और एनकोडिंग की मैं बात करूं तो सिंपली बेसिकली मतलब क्या हो जाता है कि भाई जो मेरे पास डेटा है, क्या वो एक सबसे ज्यादा तो न्यूमेरिकल है सारा, न्यूमेरिकल नहीं है तो कैटेगोरिकल वाले डेटा को, वर्ड्स को, लेटर्स को नंबर्स में कन्वर्ट करना इज कॉल्ड मैपिंग। ठीक है, काम करते हैं, ये वाला पार्ट खत्म करते हैं बस, फिर आज के लिए क्लास यहीं बेंड कर देंगे। ठीक है, गर्मी काफी ज्यादा हो रही है। अच्छा आप विंडो खोल के देख लो, वही मेरे साथ तो सही आइडिया है, विंडो ओपन कर लो। हाँ नहीं नहीं वो खुल जाता है ना ग्लास, हाँ ओपनेबल है। सॉरी, देख लेते हैं क्या, तो थोड़ी हवा तो चल रही है, पत्ते हिल रहे हैं, देखो बेटर हो तो। गर्मियां खा ज्यादा, चलो करते हैं, थोड़ी देर करते हैं, बस ये वाला पार्ट लास्ट खत्म करते हैं फिर हम एंड कर देंगे क्लास, ठीक है ना? Give me a second. Share my screen again. एक तरीका है, मैं मेल को 0 मार्क करके फीमेल को 1 मार्क कर सकता हूँ, या वाइस वर्सा, मतलब कुछ भी मैन्युअली नंबर डिफाइन कर सकता हूँ, मैं कुछ भी मैन्युअली नंबर डिफाइन कर सकता हूँ। मेथड होता है कि भाई मैं ना जो सेक्स वाला कॉलम है उसको एक नए कॉलम में कन्वर्ट करूं। लेट से मैंने किया सेक्स मेल के नाम से, ठीक है, मैंने सेक्स मेल के नाम से कन्वर्ट किया। अब जहां जहां पे मेल था वहां पे इस वाले कॉलम में ट्रू लिखा होगा, जहां जहां पे फीमेल था वहां पे इस वाले कॉलम में फॉल्स लिखा होगा।
कि भाई बेसिकली सेंस क्या बना कि इस पर्सन का जो जेंडर है क्या मेल है, जहां पर ट्रू होगा मतलब मेल है, जहां पर फॉल्स होगा मतलब फीमेल है। बात समझ आई? बात समझ आई? ठीक है। तो जब भी मेरे को 0 1 वाली इंकोडिंग करनी होती है, 0 1 में चेंजेस करने होते हैं, ठीक है, कि मेरे पास दो ही रिजल्टिंग नंबर आने वाले हैं, तो मैं ज्यादातर ये वाला मेथड यूज करता हूँ। दिस इज सिंपलर। ठीक है। जब मेरे को ज्यादा में करनी होती है, 5 6 7 8, अगर मेरे को मैप करनी है तो फिर मैं प्रॉपर मैपिंग यूज करता हूँ। ये नहीं, ट्रू फॉल्स एक्चुअली नंबर में कंसिडर किया जाता है ना। ट्रू फॉल्स इज 0 and 1 ओनली। ठीक है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल ये वाला इसलिए दिया ताकि आपको दोनों एक ही एग्जांपल से समझ आए। बट यूजेज क्या होता है, जब मेरे पास ना लेट्स से जो मेरे पैसेंजर क्लास का कॉलम है, उसके अंदर अभी तो 1 2 3 लिखा हुआ है, इंस्टेड ऑफ दैट ऐसे लिखा होता, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस तरीके से लिखा होता। तो फिर मैं फर्स्ट को 1 पे मैप करता, सेकंड को 2 पे मैप करता, थर्ड को 3 पे मैप करता। उसमें मैं फिर प्रॉपर मैपिंग यूज करता। ठीक है। जब भी मेरे को सिर्फ दो में ही मैप करना है तो आई यूज दिस। ठीक है। जो ये वाला मेथड है, इसका नाम होता है गेट डमीज एल्गोरिथम। ठीक है। इसका नाम होता है गेट डमीज एल्गोरिथम। हमने, अगर आप कोड पे देखोगे तो यही एल्गोरिथम यूज करिए, पी डॉट गेट डमीज। ठीक है। और इसके अंदर मैंने एक तो डेटा दे दिया अपना। ठीक है। डेटा मैंने, आप यहाँ पे देखो, तो जो ड्रॉप करके ना डेटा के अंदर सेव किया हुआ है मैंने। ठीक है। तो इसको डेटा दे दिया, और मैंने क्या बोल दिया, ड्रॉप फर्स्ट इक्वल ट्रू। ड्रॉप फर्स्ट इक्वल ट्रू का क्या मतलब है कि इस वाले केस में जब वो सेक्स मेल का कॉलम बनाएगा, तो जो ओरिजिनल सेक्स वाला कॉलम था ना, उसको ड्रॉप कर दे, उस कॉलम को डिलीट कर दे। बात समझ आइए? क्लियर है? कोई डाउट? तो आप यहाँ पे जो इसका रिजल्ट है उसमें भी देखोगे कि भाई जो सेक्स मेल वाला कॉलम था वो क्रिएट हो गया, और सेक्स का कॉलम यहाँ से जा चुका है। ठीक है। सेक्स मेल के अंदर ट्रू फॉल्स लिखा हुआ है। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? ठीक है। और यहाँ पे देखो, हमने जो डेटा मैपिंग, सॉरी, ये एनकोडिंग वाला पार्ट होता है, उसका कॉलम को फिल्टर कर लिए, मैपिंग कर ली। ठीक है। मैपिंग का एक्स वाई मैपिंग वाला पार्ट अभी भी बचा हुआ है ना। अभी तो हमने सिर्फ कॉलम के अंदर जो वैल्यूज है उनको मैप किया, हमें कॉलम्स को मैप करना है। तो एक्स वाई को मैप करने के लिए वी सिंपली डू दिस, कि जो मैंने ये वाली मैपिंग करी थी, ये डेटा एनकोडेड के अंदर करी थी। ठीक है। एंड उसके बाद मैंने डेटा एनकोडेड मतलब एक्स के अंदर डेटा एनकोडेड डॉट ड्रॉप सर्वाइव्ड, कि सर्वाइव्ड वाला कॉलम हटा दिया, बाकी सारे कॉलम एक्स के अंदर आ गए। एक्स में जो बेस वेरिएबल होते हैं वो होते हैं ना, और सर्वाइव तो मेरा बेस वेरिएबल है नहीं, तो मैंने उसको हटा दिया, बाकी सारे कॉलम एक्स के अंदर आ गए। और वाई के लिए मैं डेटा इंकोडेड में से सिर्फ और सिर्फ सर्वाइव वाला कॉलम ले लिया। ठीक है। क्लियर है? क्लियर है? इससे मेरा डेटा रेडी हो गया। ठीक है। मेरा एक्स वाई मैपिंग वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया। ठीक है। क्लियर है? मेरा डेटा इंकोडिंग कंप्लीट हुई। ठीक है। एंड करते हैं फिर, ट्रेंड स्प्लिट या तो कल कर लेंगे, या अगर सही लग रहा है तो आप बताइए। गर्मी, यार गर्मी काफी हो गई है। एक काम करते हैं, मैं आपको समझाता रहता हूँ, कोड आपके पास देख ही लेंगे, हम उस वाले रूम में शिफ्ट हो जाते हैं, वहां पर तो ऐसे चल रहा है ना, बेस्ट रहेगा। ठीक है, उस वाले रूम में शिफ्ट हो जाते हैं हम। आपको समझाता रहूंगा, जो दिखाने वगैरह वाला पार्ट है वो थोड़ा बहुत मैं लैपटॉप पे दिखा दूंगा। ठीक है ना। बाकी आप कोड तो आपके पास है ही, वो आप देख लीजिएगा। आ जाओ। अरे गर्मी बढ़ जाओ। एक काम करता हूँ, मैं वो ले आता हूँ, मार्कर एंड डस्टर। तो कोड देखने के लिए आपके पास आपका लैपटॉप हो जाएगा। एंड हाँ श्योर।
लाइट्स। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहला स्टेप था डेटा गैदर करना, वो हमने कर लिया। ठीक है, उसके बाद था प्री प्रोसेसिंग, वो भी हम कर रहे हैं। ठीक है, प्री प्रोसेसिंग के अंदर अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हमारे पास 3 स्टेप्स थे। नल वैल्यूज की बात कर रहे थे हम। ठीक है, उसके बाद हमने एनकोडिंग की बात करी, फिर हमने एनकोडिंग की बात करी। ठीक है, और उसके बाद हमने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट की बात करी। तो टीटीएस लिख देते हैं ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को। ठीक है, इसके अंदर ये वाला पार्ट था। अब नल वैल्यूज के अंदर मैंने जो 3 वैल्यूज 3 कैटेगरीज बताई थी उसके बारे में आपको पता ही है कि 0 to 5, 0 to 5 पे इग्नोर, यार मार्कर भी नहीं चाहिए, हटो आप 2 मिनट बैठो। हाँ जी, यहाँ पर ठीक है। हाँ, तो बोल रहे थे 0 to 5% पे इग्नोर होता है। ठीक है, 5 to almost 30% पे हम फिल कर देते हैं, और 30 से ज्यादा पे, ग्रेटर देन 30% पे हम ड्रॉप कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं एनकोडिंग की बात करूं तो एनकोडिंग के अंदर अगेन 2 पार्ट थे। उससे पहले हमने मैपिंग की बात करी थी ना। हाँ, कॉलम फिल्टर एंड मैपिंग। तो हमने कॉलम फिल्टरिंग करते हैं एंड मैपिंग करते हैं। ठीक है, कॉलम फिल्टरिंग में वही जो कॉलम हमें चाहिए उसे रखते हैं, बाकी को ड्रॉप कर देते हैं। मैपिंग के अंदर हमारे पास अगेन 2 पार्ट है। एक है सबसे पहले हमारे पास डेटा मैपिंग, उसके बाद जैसे एक्स वाई मैपिंग या कॉलम मैपिंग भी कह सकते हो उसको। डेटा मैपिंग के अंदर हमारा वही एनकोडिंग जो होती है वो वाला पार्ट आ जाता है, एक्स डमीज वाली एनकोडिंग, और जो प्रॉपर हम नाम देके मैपिंग कर देते हैं वो लिख नहीं रहा हूँ। ठीक है, एक्स वाई मैपिंग के अंदर एक्स और वाई के अंदर वेरिएबल्स को स्प्लिट करना। ठीक है, कोड वाइज आप देखोगे, कोड के अंदर मैंने नीचे एक्स और वाई में स्प्लिट कर रखा था। ठीक है, हमने यहां तक कर लिया। अभी अब आते हैं हम ट्रेन टेस्ट स्प्लिट के ऊपर। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो है ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। ठीक है, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट क्या होता है कि भाई अब देखो, मैंने जब उसकी बात करी थी अपने मशीन लर्निंग की मेन पाइपलाइन की, तो प्री प्रोसेसिंग के बाद हम मॉडल को ट्रेन करते हैं, है ना। मॉडल की ट्रेनिंग होती है, उसके बाद होती है उसकी इवेल्युएशन। ठीक है, इवेल्युएशन के 2 रिजल्ट निकलते हैं, आइदर बैड या गुड। ठीक है, गुड है तो मेरी पाइपलाइन खत्म हो जाती है वहीं पे, वो मेरा नेक्स्ट लास्ट स्टेप रहता है। बैड निकलती है तो वी डू फाइन ट्यूनिंग। ठीक है, या फिर यू कैन से फीचर स्केलिंग। ठीक है, या तो हम फाइन ट्यूनिंग करते हैं या फीचर स्केलिंग करते हैं, उसके बाद दोबारा ट्रेनिंग करते हैं, एंड ये वाली साइकिल चलती रहती है। राइट, और यहाँ पे देखो हमारे पास ना
ट्रेनिंग के लिए भी और टेस्टिंग के लिए भी डेटा तो चाहिएगा। मैं जब मॉडल को कुछ भी सिखाऊंगा तब भी मेरे को डेटा चाहिएगा। मैं मॉडल से कुछ भी टेस्ट ले रहा हूँ, अगर मॉडल का टेस्ट ले रहा हूँ तब भी डेटा चाहिएगा। ठीक है। अब ऐसा नहीं कर सकता कि भाई मैं सेम ही डेटा के ऊपर ट्रेन करवा दूं, सेम ही डेटा के ऊपर मॉडल को सिखा दूं पहले और उसी का टेस्ट ले लूं। राइट। आप इसको एक स्कूल, जो मेरा मशीन लर्निंग का मॉडल है उसको ना एक स्कूल के स्टूडेंट की तरह समझो। ठीक है। तो स्कूल के स्टूडेंट्स के साथ हम ये नहीं करते ना कि भाई मैथ के जो उनसे प्रॉब्लम्स उसको क्लास में करवाए थे वही एग्जाम में आ गए। ऐसा तो नहीं होता। डिफरेंट प्रॉब्लम्स होते हैं, कंसेप्ट बेसिकली सेम होते हैं बट प्रॉब्लम्स डिफरेंट होते हैं। राइट। तो और हमारे पास अगर मैं बात करूं तो डेटा एक ही है, हमारा डेटा एक ही है। तो हम इसको करते हैं ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। ठीक है। कि भाई 80% 20% यूजुअली ये रेशियो रहता है कि मैं 80% डेटा अलग कर देता हूँ, 20% डेटा अलग कर देता हूँ। जो 80% है उसके ऊपर मैं ट्रेनिंग करता हूँ, जो 20% है उसके ऊपर मैं टेस्टिंग करवा लेता हूँ। ठीक है। अब जब मैं ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कर रहा हूँ ना, तो मैं एक चीज का क्या ध्यान ध्यान रख रहा हूँ कि जो मेरे डेटा की प्रॉपर्टीज है, डेटा की प्रॉपर्टीज कैसे, मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, जितनी भी ये सारी प्रॉपर्टीज है, ये सब ना जो वैल्यूज मेरी ट्रेनिंग वाले में है वही वैल्यूज मेरी टेस्टिंग वाले में रहे। बात समझ आ रही है कि भाई मान लो मेरा जो डेटा था, टोटल डेटा था, उसका मीन 3 आ रहा है। तो वी विल ट्राई कि मेरे पास जो ट्रेनिंग और टेस्ट में जब मैं स्प्लिट कर रहा हूं, ठीक है, तो दोनों का जो मीन है वो सेम आए। बेशक 3 ना आए, दैट डजंट मैटर, बट दोनों का मीन सेम आए। पॉसिबल भी है। मैं टेस्टिंग में बड़ी वैल्यूज डालूंगा, नंबर कम होगा, वो कट के उतना आ जाएगा। ट्रेनिंग के अंदर मैं छोटी वैल्यूज डालूंगा, नंबर ज्यादा होगा तो भी वो उतना हो जाएगा। पॉसिबल होता है। ठीक है, इजीली पॉसिबल होता है। और वी आर नॉट लाइक सेइंग कि भाई दोनों का एग्जैक्टली सेम आना चाहिए, थोड़ा बहुत डिफरेंस चलता है, बट वी ट्राई कि जितना ज्यादा हम सेम कर सके उतना ज्यादा सेम करें। ठीक है। तो दिस इज ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। इसके अंदर दो पार्ट होते हैं आपके। सबसे पहले रेशियो का पार्ट होता है। ठीक है, रेशियो आप कुछ भी रख सकते हो। यूजुअली हम 0.2 रखते हैं। 0.2 रखने का मतलब होता है 80-20 स्प्लिट। 0.1 का 90-10 स्प्लिट। ठीक है। ये टेस्टिंग वाले पार्ट की आप परसेंटेज दे रहे हो यहाँ पे। ठीक है, जो आप परसेंटेज देते हो टेस्टिंग वाले पार्ट की देते हो। और एक हम देते हैं रैंडम स्टेट। ठीक है, एक हम देते हैं रैंडम स्टेट। यूजुअली दी जाती है 42। ठीक है, यूजुअली इसको दिया जाता है 42। अब रैंडम स्टेट में बेसिकली मतलब क्या है कि भाई जब मैं डेटा की ट्रेनिंग कर रहा हूँ, ठीक है, उसमें सॉरी, जब मैं डेटा की वैल्यूएशन कर रहा हूँ तो जरूरी नहीं है कि हर बार पहली बार में मेरा मॉडल गुड रिजल्ट दे दे। बैड दे सकता है, नहीं सीखा वो उसने अच्छे से, वो फाइन ट्यूनिंग करके दोबारा ट्रेनिंग करनी है। यही है, यही मेरे एमएल की पाइपलाइन, मशीन लर्निंग की पाइपलाइनिंग है। ठीक है। तो हम जब भी मैं दोबारा ट्रेनिंग वाले पार्ट पे आता हूं, आई वांट कि जो मेरा डेटा स्प्लिट हुआ था वो एग्जैक्टली सेम रहे। मेरा डेटा चेंज ना हो, मैं मॉडल के अंदर मॉडिफिकेशन करता हूँ। इतनी बात समझ आई। ठीक है, डेटा चेंज नहीं करना, मॉडल के अंदर मॉडिफिकेशन करनी है। ठीक है। तो रैंडम स्टेट उसी चीज को कंट्रोल करता है कि भाई अगर मैंने रैंडम स्टेट 42 रखी है तो मैं जितनी बार भी रैंडम स्टेट 42 रख के डेटा को स्प्लिट करना चाहूंगा ना, हर बार सेम तरीके से स्प्लिट होगा। ठीक है। जो रोज ट्रेनिंग के अंदर थी वो ट्रेनिंग के अंदर रहेंगी, जो रोज टेस्टिंग के अंदर थी वो टेस्टिंग के अंदर रहेंगी। ठीक है। कोड पे आ जाओ, कोड देख लो। कोड में अच्छा हाँ, आपको कोड में देखोगे ना तो स्टैंडर्ड स्केलर और पीसीए वगैरह है बीच में। उन सब पे हम बाद में आएंगे क्योंकि वो फीचर स्केलिंग वगैरह का पार्ट होता है। ठीक है। वो हमें लिखना उस पोजीशन पे पड़ता है, तो उसको भी आप स्किप करो। आप सीधा नीचे आओगे। हाँ, फ्रॉम एसक्यूएल डॉट मॉडल सिलेक्शन इंपोर्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करके एक लाइन होगी। ठीक है। दैट इज वो कोड जिसके अंदर हम ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कर रहे हैं। ठीक है। आप देखोगे कि भाई एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन, वाई टेस्ट, डेटा को एक्स वाई में ऑलरेडी स्प्लिट कर रखा है। ठीक है। तो हम इसके थ्रू, मैं एक्स वाई मैपिंग तो कर दी थी यहाँ पे, दो वेरिएबल है, दोनों को ट्रेन और टेस्ट के लिए स्प्लिट करना पड़ेगा। राइट। तो इसके लिए हम एक्स ट्रेन, एक्स टी लिख लेते हैं, एक्स टी आर लिख लेते हैं, वाई ट्रेन, एक्स टेस्ट, टी एस लिख लेते हैं, और वाई टेस्ट। इन चार चीजों में इसको स्प्लिट किया जाता है। ठीक है। एक्स ट्रेन वाई ट्रेन के ऊपर हम ऑलरेडी ट्रेनिंग करते हैं। एक्स टेस्ट हम क्वेश्चंस की तरह यूज करते हैं जिसके आंसर मेरा मॉडल करता है। ठीक है। और उन आंसर्स को जो वाई टेस्ट है उसके साथ मैं कंपेयर करता हूं तो गेट कि भाई मेरे मॉडल ने कितना सही बताया, कितना गलत बताया। क्लियर है, बात समझ आई। तो इन चार चीजें स्प्लिट करने के बाद हमारे पास जो प्री प्रोसेसिंग वाला पार्ट है वो खत्म हो जाता है। ठीक है।
कोड देख लो अपना, कोड बहुत ज्यादा सिंपल है। आई डोंट थिंक सो कोड में कुछ ऐसा है जो समझ ना आ रहा हो। डेटा और टेस्ट नहीं रहेगा मतलब? हाँ हाँ हाँ, मतलब जो ट्रेनिंग के अंदर गया है वो ट्रेनिंग के अंदर जाएगा, जो टेस्टिंग के अंदर गया वो टेस्टिंग के अंदर जाएगा। नहीं, हमारा गोल क्या है, सिखा दूसरे तरीके से रहा हूं ना अब। मैंने पहले जो तरीका यूज किया था सिखाने के लिए, मैं तरीका चेंज कर रहा हूँ सिखाने का। ठीक है। यू कैन से कि भाई ट्रेनिंग के अंदर मैं तरीका चेंज कर सकता हूँ, यहाँ पे एक्चुअली तरीका चेंज नहीं कर रहा, इसका एक बेटर समझने का तरीका ये रहेगा कि मैं जो मेरे पास डेटा था ना, उसको देखो, थोड़ा सा आइडिया देता हूँ इसके बारे में क्या होता है, ठीक है, तभी आपको समझ आ पाएगा। तो फीचर स्केलिंग के अंदर हम दो चीजें करते हैं, ठीक है। या तो मैं अपने डेटा को एक्सपैंड कर सकता हूँ आर्टिफिशियली, या मैं अपने डेटा को समराइज कर सकता हूँ। ये दो चीजें करते हैं, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन अपॉन मॉडल हम किस तरीके से क्या सिलेक्ट करते हैं वो हम आगे बात करेंगे, कब मैं एक्सपैंड करता हूँ कब समराइज करता हूँ। बट एग्जैक्टली जो मेरा डेटा में रोज थी वो सेम रही, बट यहाँ पे उसके ऊपर बेसिकली चेंजेस हो गए, बेसिकली डेटा चेंज हो गया, राइट। तो इस वजह से यहाँ पे डेटा के ऊपर चेंज होता है, और हम ट्रेनिंग का मेथड भी साथ साथ चेंज करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिथम्स पे जाते हैं। तो फिर वो इन दी एंड जो इवेल्युएशन है वो गुड आ जाती है, ठीक है। बट आज हमने प्री प्रोसेसिंग वाला पार्ट खत्म कर लिया, ये वाला पार्ट, ठीक है। कोई डाउट प्री प्रोसेसिंग में? जो मेरा पूरा ये प्री प्रोसेसिंग का पार्ट था इसके अंदर कोई डाउट? समझ आया? अच्छे से समझ आया? ये हमारे पास एक्स और वाई की मैपिंग करी थी हमने, कुछ कॉलम्स को हमने एक्स में डाला, कुछ को वाई में डाला। अब एक्स को और वाई को देखो, कॉलम के बेसिस पे हमने एक्स वाई की मैपिंग करी, रोज के बेसिस पे मैपिंग कर रहे हैं हम ट्रेन टेस्ट स्प्लिट में, तो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट में हम रोज को स्प्लिट कर रहे हैं, तो भाई एक्स की रोज भी स्प्लिट होंगी, वाई की रोज भी स्प्लिट होंगी, है ना। तो मैंने यहाँ पे एक्स की रोज जो ट्रेनिंग के लिए यूज करूंगा वो, वाई की रोज जो ट्रेनिंग के लिए यूज करूंगा वो, एक्स की रोज जो टेस्टिंग के लिए यूज करूंगा वो, वाई की रोज जो टेस्टिंग के लिए यूज करूंगा वो, इन चार अलग अलग टेबल्स के अंदर मैंने डेटा को बांट दिया। यही है बस ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। बाकी हमारे पास दो वैल्यूज होती है जिसको मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। एक तो रेशियो, कि मैं कितना डालना चाहता हूँ किसमें, जैसे मैं 0.2 लिखा तो टेस्टिंग में 20% डेटा रहेगा, ट्रेनिंग के लिए 80% चला जाएगा, ठीक है। तो बाकी मेरा रैंडम स्टेट, कि भाई जब भी मैं इस कोड को रन करूं आई वांट कि सेम तरीके से डेटा स्प्लिट हो या अलग अलग हो। तो मैं रैंडम स्टेट मेंशन नहीं करूंगा तो अलग अलग होगा, रैंडम स्टेट मेंशन करूंगा तो सेम तरीके से स्प्लिट होगा। रेशियो, हाँ, इन दो या दोनों आपस में रिलेटेड नहीं है, ये दोनों आपस में रिलेटेड नहीं है, ठीक है ना। होगा वो 80% टू 20% में ही, बट कौन सी रोज उस 80% से बिलोंग करेंगी, कौन सी रोज उस 20% से बिलोंग करेंगी, वो डिसाइड कर रहा है ये। वो डिसाइड भी क्या कर रहा है, उसको एक बार स्प्लिट होने के बाद सेव करके रख रहा है बस, ठीक है। क्लियर है? समझ आया? आगे बढ़ सकते हैं? तो 11:30 हो गए हैं, थोड़ा सा आगे का आइडिया ले लेते हैं, एक सिंपल मॉडल का आइडिया ले लेते हैं, ठीक है। एक हमारे पास एक ऐसी एल्गोरिथम है जो कि बिल्कुल भी यूज नहीं की जाती है, ठीक है, बट वो आपका समझने के लिए किस तरीके से डेटा वगैरह वर्क करता है उस पर काफी ज्यादा हेल्पफुल रहती है, ठीक है। कोरिलेशन इतना हो गया। हाँ, तो द थिंग वी आर गोना टॉक अबाउट इज कॉल्ड लीनियर रिग्रेशन, ठीक है। रिग्रेशन की सबसे बेसिक फॉर्म, ठीक है, उसके अंदर हम कुछ नहीं कर रहे एक्चुअली, जो हम मैंने रिग्रेशन की इक्वेशन बताई थी ना, ये वाली, y is equal to बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स प्लस ई, इस वाली इक्वेशन में नहीं जाते, अब लीनियर के अंदर हम सिंपली y is equal to एम एक्स प्लस सी पे ही रहते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा सिंपल मॉडल है, बहुत अच्छे से वर्क कर नहीं पाता है, इसलिए हम इसको इतना ज्यादा यूज नहीं करते हैं, ठीक है। मॉडल समझाता हूँ, एल्गोरिथम समझाता हूँ वर्क कैसे करती है। एल्गोरिथम की वर्किंग काफी सिंपल है, मेरे पास इस तरीके का डेटा है, कहीं पे भी हो सकता है, कहीं पे भी मेरा डेटा हो सकता है, ठीक है। मैं ना बेसिकली दो कॉलम्स को प्लॉट किया, स्कैटर प्लॉट है तो दो कॉलम्स को प्लॉट किया है, ठीक है, कहीं पे भी मेरा डेटा हो सकता है। यूजुअली इस तरीके से इतना ज्यादा स्प्लिट होता नहीं है, अगर मैं कोई भी दो कॉलम जिसको एक को एक्स माना एक को वाई माना, तो मैं रिलेटिविटी देख के बना रहा हूँ मैं, राइट, कि भाई थोड़े बहुत रिलेटेड होंगे, तो लेट्स से कुछ इस तरीके का डेटा है,
स्टिल मैक्सिमम रैंडम, बट हाँ थोड़ा सा मेरे को पैटर्न दिख रहा है कि इस तरीके से जा रहा है आगे, राइट। लीनियर रिग्रेशन क्या करेगा, जो y इक्वल टू mx प्लस c है, ठीक है, उसके इक्वेशन के बेसिस पे एक ना लाइन ड्रॉ करना चाहेगा। लाइन ड्रॉ करिए, लेट्स से उसने कुछ इस तरीके से, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेगा और इसका ना रिग्रेशन क्लाउड कहते हैं, रिग्रेशन क्लाउड बनाएगा, ठीक है। मान लो लेट्स से ना यहाँ पे थोड़ी सी मैं पॉइंट्स बढ़ाता हूँ, यहाँ पे डेंसिटी बहुत ज्यादा थी पॉइंट्स की, इस पॉइंट पे लाइन के इस वाले पार्ट पे डेंसिटी ऑफ पॉइंट्स बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ये मेरा सेंट्रोइड बन के इस तरीके से एक रिग्रेशन क्लाउड बन जाता है। बीच वाली लाइन ऑफ रिग्रेशन, ये रिग्रेशन क्लाउड, ठीक है, ठीक है। अब जब भी आप उसे नई वैल्यू दोगे, वो ये वाली जो लाइन और रिग्रेशन क्लाउड है वो फाइंड करने का ट्राई करता है सिर्फ, ठीक है। जब भी आप उसे नई वैल्यू दोगे, वो देखेगा कि मान लो आपने यहाँ पे y था, यहाँ पे x था, तब y सॉरी x की वैल्यू दोगे ऑब्वियसली, ठीक है। आपने लेट्स से कुछ यहाँ पे कोई वैल्यू दी, ठीक है, वो इस लाइन तक जाना चाहेगा, इस लाइन को ट्रेस करेगा, ये लाइन यहाँ पे आ रही है, ठीक है। इस लाइन के कॉरस्पॉन्डिंग y की क्या वैल्यू है वो रिटर्न कर देगा, सिंपल, ठीक है। आइए बात समझ, हो क्या रहा है, बात समझ आइए क्या हो रहा है, ठीक है। रिग्रेशन क्लाउड भी वो इसलिए बनाता है क्योंकि भाई थोड़ा बहुत परसेंटेज ऑफ एरर हो सकता है, ठीक है। अगर आपकी जो पॉइंट है वो बिल्कुल यहाँ पे एग्जिस्ट करता, तो वो एग्जैक्टली ये वाला लेता, ठीक है। यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, थोड़ा सा डिफरेंस है, जितना भी ये डिफरेंस है इसके बेसिस पे वो यहाँ पे प्लस माइनस एरर के हिसाब से कैलकुलेशन करता है, ठीक है। मतलब थोड़ा बहुत इस रेंज में ऊपर नीचे कर सकता है वो, ठीक है। सिंपल सा मतलब होता है रिलेशन का, ठीक है। अब इसी के अंदर थोड़ा बहुत हमने रिलेशन पॉइंट का जो सेंट्रॉइड है वो ऊपर नीचे कर दिया, या रिलेशन की लाइन को थोड़ा बहुत इधर उधर कर दिया, तो लीनियर रिग्रेशन के वेरिएंट्स आ जाते हैं आपके पास, ठीक है। तो हमारे पास L1 एंड L2 लीनियर रिग्रेशन होते हैं, ठीक है। एक हमारा बेस होता है जिसको हम L0 कह सकते हैं बट कहते नहीं है, तो वी हैव अ बेस लीनियर रिग्रेशन, ठीक है। का L0 आता है लासो रिग्रेशन, और L1 आता है रिज रिग्रेशन, ठीक है। क्लियर है, तीन एल्गोरिथम्स है। लासो के अंदर हम जो सेंट्रॉइड है उसको बढ़ा ले रहे हैं, ठीक है। मतलब जो मेरा क्लाउड था, इस तरीके से जो क्लाउड था ना कुछ इस तरीके से था, है ना। तो ये वाला जो एरिया है इसको हम बढ़ा ले रहे हैं लासो के अंदर, मतलब इसके ऊपर थोड़ा सा बड़ा छोटा करके देख रहे हैं, ठीक है। रिच के अंदर जो ये एक्सपेंशन है यहाँ पे, इसको बड़ा छोटा करके देख रहे होते हैं बस, ठीक है। रिच के अंदर बेसिकली ये कुछ इस तरीके से भी जा सकता है कि यहाँ से स्टार्ट हो गया, इस तरीके से हो गया, तो इस तरीके से जा सकता है, ठीक है। इसमें हम बहुत ज्यादा डेप्थ में जाना, बहुत ज्यादा डीप समझना इसकी नीड ही नहीं है, क्योंकि एग्जैक्टली आप इसको रियल लाइफ में कहीं पे भी यूज ही नहीं करोगे, ठीक है। एल्गोरिथम समझ आई, एल्गोरिथम में क्या हो रहा है, एल्गोरिथम भाई समझ आया कि हो क्या रहा है एग्जैक्टली, ठीक है। अब हमने ट्रेनिंग वाला पार्ट किया है, एल्गोरिथम ट्रेनिंग वाला पार्ट का पार्ट है, इसको इवेल्युएट करेंगे, तो इवेल्युएट करेंगे, ठीक है। अभी ना हम ट्रेनिंग और इवेल्युएट के बीच में घूमेंगे, अभी हम फाइंडिंग वाले पे जाएंगे नहीं, जितनी भी हमारी ट्रेनिंग के एल्गोरिथम्स हैं, बट जब हम वो कवर कर लेंगे उसके बाद फिर हम इवेल्यूशन वाले फीचर स्केलिंग या फाइंडिंग वाले पार्ट पे जाएंगे, ठीक है। ट्रेनिंग का पार्ट करिए, अब इसके इवेल्युएशन कैसे होता है, ठीक है। इसका इवेल्युएशन होता है एमएससी के थ्रू, ठीक है। एमएससी इज मीन स्क्वायर्ड एरर, बेसिकली एक एरर की वैल्यू है, ठीक है। बेसिकली एक कैलकुलेशन है जिससे आपको एक एरर की वैल्यू मिलती है, ठीक है। जिस लीनियर रिग्रेशन मॉडल के लिए ये बहुत ज्यादा कम होगी वो एक अच्छा मॉडल है, जिसके लिए ज्यादा होगी वो एक बेकार मॉडल है, ठीक है। सिंपल सा इतना ही है। आप कोड के अंदर देखो, तो सबसे पहले मैंने अपना कोड खोल लो, नीचे 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 बीच का पार्ट स्किप किया ना, ये रहा। जो आपका वो है हीट मैप, उसके जस्ट नीचे वाला पार्ट, ठीक है। इसके अंदर आप देखो, सबसे पहले मैंने लीनियर रिग्रेशन, रिज और लासो तीनों को इंपोर्ट किया है ना। ये जो किस में से इंपोर्ट होता है, क्या नाम है मॉड्यूल वगैरह का, वो सब आपको याद करने वाली चीज है, वो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है।
नीचे जो मेथड है सिंपल है, मैंने मॉडल को डिफाइन किया सबसे पहले मॉडल इक्वल टू करके, ठीक है। फिर मैंने यूज किया मॉडल डॉट फिट, ठीक है। मॉडल डॉट फिट का मतलब होता है कि अब मैं अपने मॉडल को ट्रेन कर रहा हूं इस पर्टिकुलर एल्गोरिथम के थ्रू, ठीक है। ये जो फिट है ये यूनिवर्सल चीज है, मतलब अब जितनी भी एल्गोरिथम्स की बात करोगे सब पे डॉट फिट ही आएगा, ठीक है। एंड उसके बाद मैंने बाय प्रेड दिया, मतलब प्रेडिक्टेड वाली वैल्यू निकाली, ठीक है, मॉडल डॉट प्रिंट यूज करके, ठीक है। इसके अंदर आप देखोगे एक्स टेस्ट की वैल्यू दे रखी है मैंने, ठीक है। ऊपर जब मैंने डॉट फिट किया था तो मैंने एक्स ट्रेन एंड वाई ट्रेन किया था, है ना। नीचे जब मैंने मॉडल डॉट प्रिडिक्ट किया तो मैंने एक्स टेस्ट दिया उसे, ठीक है। जो वैल्यूज आई वो मैंने वाई प्रिडिक्ट में स्टोर कर ली, राइट राइट, ठीक है। उसके बाद मैंने सिंपली कंपेयर कर लिया, मैंने मीन स्क्वायर एरर कैलकुलेट कर लिया ओवर वाई प्रिडिक्टेड एंड वाई टेस्ट, वाई टेस्ट जो मेरे एक्चुअल आंसर्स थे, वाई प्रिडिक्टेड जो मैंने मॉडल ने आंसर किए, ठीक है। इनका मीन स्क्वायर एरर निकाल लिया और उसको प्रिंट करा दिया, ठीक है। अब उसके नीचे देखोगे तीनों के लिए मैंने बेसिकली सेम चीज करी है, बट जब मैं रिज और लासो की बात कर रहा हूं तो इसमें ना एक अल्फा वैल्यू दी हुई है मैंने, है ना। तो ये अल्फा वैल्यू होती है वो लासो के केस में कंट्रोल करती है कि जो सेंट्रोइड होगा वो जो मेन सेंटर पॉइंट है उससे कितना मूव कर सकता है, ठीक है। पॉइंट वन का मतलब 10%, ठीक है। तो मैं 10% उसको फ्रीली मूव करने का अलाउ कर रहा हूँ, ठीक है। रिच के केस में जो मेरा क्लाउड है वो कितना छोटा बड़ा हो सकता है, अगेन मैंने अल्फा में 0.1 दिया 10%, मतलब क्लाउड में 10% छोटा बड़ा कर सकता हूँ एक्चुअल क्लाउड से। लीनियर के अंदर तो चीजें एक्चुअल वाली ही यूज होती हैं, बात समझ आई, क्लियर। आप नीचे देखोगे तीनों का रिजल्ट आ रखा है, राइट। नीचे देखोगे तीनों का रिजल्ट आ रखा है, लीनियर रिग्रेशन के लिए, रिच के लिए, लाजो के लिए एमएससी आ रखा है, ठीक है। जिसका एमएससी सबसे कम है वो सबसे बेटर है, जिसका एमएससी ज्यादा है वो वर्स्ट है, सिंपल, समझ आया। हाँ मतलब पॉइंट में बहुत ज्यादा आगे जाके डिफरेंस है, बिल्कुल लास्ट के पार्ट में देखोगे थोड़ा सा डिफरेंस है। तो इनमें सबसे बेस्ट मेरे पास आई थिंक हम किसका अचीव कर पा रहे हैं, 4, 6, 2, 7, हाँ लीनियर का सबसे बेस्ट अचीव हो रहा है, राइट। सबसे कम क्योंकि लीनियर का है, तो लीनियर इज द बेस्ट मॉडल फॉर दिस, ठीक है। अब अगेन लेट मी क्लैरिफाई कि हम लीनियर रिज लासो इसको कभी भी प्रैक्टिकली यूज नहीं करते, इसको हम कभी भी प्रैक्टिकली यूज नहीं करते, ठीक है। आप देखोगे जो हम बाकी एल्गोरिथम्स की बात करेंगे उनको हम फिर भी देखो जनरली अब तो लैंडस्केप इतना चेंज हो चुका है कि मशीन लर्निंग सिर्फ आपको सीखने की चीज रह गई है, क्योंकि डीप लर्निंग पे अब शिफ्ट हो चुका है ज्यादातर वर्ल्ड, ठीक है। तो अंत पॉइंट इज कि अगर आप मशीन लर्निंग नहीं सीखोगे तो डीप लर्निंग समझ नहीं आएगी, ठीक है। तो ज्यादातर आपकी डीप लर्निंग एल्गोरिथम्स वगैरह यूज होती हैं, ठीक है। बट स्टिल देयर आर सम केसेस जहां पे मशीन लर्निंग भी यूज होती है, ठीक है। तो उसके अंदर जो लॉजिक रिग्रेशन है, आगे जो आपकी और एल्गोरिथम पढ़ोगे वो यूज होती है, ठीक है। अब मैं बता दूं कि हम ना पढ़ने 5 एल्गोरिथम वाले हैं, सबसे पहले हमने लीनियर रिग्रेशन पढ़ा, अब पढ़ेंगे इसके बाद लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट और एसवीएम, ये हमारे पास 5 एल्गोरिथम्स है, ठीक है। इसमें से जो लीनियर रिग्रेशन है और डिसीजन ट्री है ये ना बेस एल्गोरिथम्स कहा जाता है इन्हें, ठीक है। क्योंकि लीनियर रिग्रेशन के बेसिस पे आपकी लॉजिक रिग्रेशन बनी हुई है एंड डिसीजन ट्री के बेसिस पे आपकी रैंडम फॉरेस्ट बनी हुई है। तो जो लीनियर रिग्रेशन है और डिसीजन ट्री है इसको बेस एल्गोरिथम्स बोला जाता है। तो बेस एल्गोरिथम कभी भी यूज नहीं होती, तो एक्चुअली जो यूज होती है वो आपकी लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज होती है, रैंडम फॉरेस्ट यूज होती है और एसवीएम तो अलग ही कंसेप्ट है तो वो तो यूज होती है, ठीक है। हम लीनियर रिग्रेशन पढ़ चुके हैं के बेसिस पे लॉजिस्टिक रिग्रेशन बनी होती है, उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं, काम करते हैं, ठीक है, पढ़ लेते हैं, नो इश्यू, तो टाइम है ही हमारे पास, ठीक है। कल कर लेते हैं, काफी हो गया आज के लिए, चलो ठीक है, नो इश्यूज, कल कर लेंगे, ठीक है। तो आज हम लीनियर रिग्रेशन खत्म कर चुके हैं और कल हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन से कवर करेंगे। हाँ ले लो, आप इमेज वगैरह ले लो, इस वाले पार्ट को इरेज कर लेते हैं, आराम से इमेज ले लो।
मैं एक काम करता हूँ, ग्रुप पे डाल ही देता हूँ इसको, तो बेटर रहेगा। हाँ। मैं चेक कर लेना, आई थिंक तो समझ आ रहा है सब कुछ। कहीं पे कुछ अगर मिसिंग हो तो फिर आप वो देख लो। आई थिंक तो सब कुछ समझ आ रहा है। ठीक है। कोई डाउट तो नहीं है इस सब में? काफी कंसेप्ट डेफिनेटली बहुत सारे हैं, बट अगर आप इंडिविजुअली एक एक कंसेप्ट को देखोगे तो बहुत सिंपल सिंपल से कंसेप्ट है। हम एक्चुअली बहुत कुछ कॉम्प्लेक्स चीजें कर नहीं रहे अभी तक, राइट? जो मेन कॉम्प्लेक्सिटी आती है वो एल्गोरिथम्स को पढ़ते टाइम आती है। जो प्री प्रोसेसिंग वाला पार्ट है तो बहुत ज्यादा सिंपल होता है। ठीक है ना? चलिए, तो आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं। कल स्टार्ट करेंगे हम लॉजिस्टिक रिलेशन से। ठीक है। ओके, थैंक यू।